Welcome to all of you. In the previous video lecture, we discussed about the various numerical problem on the various processes as isobaric process, as isothermal process, as isochoric process, and some numerical problems is related as the ग्राफ के आधार पे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमने रिलेट करके आपको डिस्कस किए हैं पिछले वीडियो में, ठीक है। और इसके साथ हम जो है थर्मोडायनेमिक्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, सारे चीज़ें हमने आपको लगभग मैक्सिमम वीडियोस में हमने आपको पढ़ाया है, सारे टॉपिक्स हमने आपको बताए हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आज का जो है, जो थर्मोडायनेमिक्स का बेस कहा जाता है, जहाँ से हम बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स अब स्टार्ट करेंगे। अभी तो हमने जैसे सिंपली शुरू में इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने आपको बताया कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है, थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम के बारे में बताया कि थर्मोडायनेमिक्स जब हम जाने तो उसके बाद हमने आपको बताया थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, किन सिस्टम को हम किस टाइप में रखेंगे थर्मोडायनेमिक्स के, ये अलग अलग उनकी प्रॉपर्टीज़ के आधार पर हमने सिस्टम को अलग अलग वेरिएट किया हुआ है, उनके टाइप्स हमने आपको बताया। फिर हमने सिस्टम के प्रकार के बाद हमने आपको सिस्टम के साथ साथ सराउंडिंग क्या है, सराउंडिंग और सिस्टम को डिफर करने वाली जो बाउंड्री है, रिजिड होगी, मूवेबल होगी या रियल इमेजिनरी, जो भी बाउंड्रीज हैं हमने उसके बारे में बाकायदा आपको डिस्कस किया, ठीक है। बाकायदा एवरी वीडियो में हमने स्टेप बाय स्टेप थर्मोडायनेमिक्स के इंट्रोडक्शन से लेके अभी तक के जो प्रोसेस हैं हमने स्टेप बाय स्टेप आपको बताएं, ठीक है। इसके बाद हमने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम के बारे में हमने बताया, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, प्रोसेसेस क्या हैं, चेंज ऑफ कंटिन्यूअस चेंज ऑफ स्टेट जो हमारा प्रोसेस कहा जाता है, प्रोसेसेस क्या हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के बारे में, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस के बारे में, थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट क्या है, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट या थर्मोडायनेमिक वेरिएबल के बारे में। इसके बाद हमने आपको इक्वेशन ऑफ स्टेट्स के बारे में, किसी भी सिस्टम को हम किसी पर्टिकुलर स्टेट्स में कब डिफाइन करेंगे, हमको कितनी प्रॉपर्टीज़ नोन होनी चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने आपको बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप अलग अलग, यानी कि एवरी वीडियो लेक्चर स्टेप बाय स्टेप हमने आपको डिस्कस किया हुआ है, बताया है, ठीक है। इसके बाद हमने आपको प्रोसेसेस के बाद जब हम थर्मोडायनेमिक वेरिएबल और इक्वेशन ऑफ स्टेट्स जान जाते हैं, इसके बाद हमने आपको वर्क डन और हीट के बारे में बताया। हीट क्या है, हमने आपको बताया कि हीट एक प्रकार की एनर्जी है, जो हीट एक प्रकार की फ्लो एनर्जी है, जो कि टेम्परेचर डिफरेंस के कारण एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र होती है। जब तक बॉडीज़ के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा तो जो फ्लो एनर्जी, जो एनर्जी फ्लो होगी, वही एनर्जी हमारी हीट कही जाएगी। व्हेन द टेम्परेचर डिफरेंस इज, कह सकते हैं आप एक प्रकार से कि व्हेन द टेम्परेचर डिफरेंस इज रिमूव, यानी जब टेम्परेचर डिफरेंस हमारा रिमूव हो जाए, यानी टेम्परेचर डिफरेंस ना रहे, यानी बोथ बॉडी है इक्वल टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर, जब दोनों सिस्टम या दोनों बॉडीज हमारी सेम टेम्परेचर मेजर करेंगी तो जो फ्लो एनर्जी है वो स्टॉप हो जाएगी। यानी जो वर्ड हीट है हम तभी तक यूज कर सकते हैं वर्ड हीट को, यानी कि हीट शब्द हमारा तभी तक यूज में आएगा जब तक एनर्जी फ्लो करती रहेगी ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर के डिफरेंस के कारण जब तक एनर्जी फ्लो करती रहेगी तो जो एनर्जी टेम्परेचर डिफरेंस के कारण फ्लो करती है वही एनर्जी हमारी हीट एनर्जी है, ठीक है। तो वर्क डन के बारे में हमने आपको बताया, वर्क ट्रांसफर कब कहेंगे कि सिस्टम की बाउंड्री, हमने बताया आपको कि सिस्टम की बाउंड्री जब एक्सपांड करेगी या सिस्टम की बाउंड्री कॉम्प्रेस्ड होगी तो वर्क डन हमको फाइंड होता है, ठीक है। अगर अलग अलग प्रोसेसेस में हमने आपको वर्क डन बताए, वेरियस प्रोसेसेस में, जैसे हमने वर्क डन फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस में, वर्क डन जब आइसोबैरिक प्रोसेस होगा यानी प्रेशर कांस्टेंट होगा, किसी सिस्टम को कंसीडर करेंगे इस प्रकार के प्रोसेस में जहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट हो, तब हमारा वर्क डन क्या होगा। हम किसी सिस्टम को इस प्रकार के प्रोसेस में लेंगे जहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट हो, यानी आइसोकोरिक प्रोसेस में, तब हमारा वर्क डन क्या होगा। हम सिस्टम को जब आइसोथर्मल प्रोसेस में, यानी इस प्रकार के प्रोसेस में लेंगे जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, तो हमारा वर्क डन क्या होगा। हम किसी सिस्टम को जब इस प्रकार के प्रोसेस में लेंगे जहाँ पे ना तो हीट ट्रांसफ़र हो, हीट जो है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट जो है वो बंद हो जाए, जहाँ पे देयर आर नो चेंज ऑफ हीट, एक्सचेंज ऑफ हीट टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, यानी दैट मीन्स हम कह सकते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस, यानी वह प्रोसेस जिसमें किसी भी प्रकार के हीट एक्सचेंजेशन की बात हम नहीं करते हैं सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, तो वो प्रोसेसेस हमारे क्या हैं,
एडियाबैटिक प्रोसेसेस कहे जाते हैं, ठीक है। या हम एडियाबैटिक प्रोसेस को सिंपली थर्मल इक्विलिब्रियम का भी प्रोसेस कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि देयर आर नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। अगर हम दो सिस्टम्स को एक दूसरे के कांटेक्ट में रखें, वहां भी एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं है। जहां एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं है, दैट मीन्स वो कांटेक्ट में रखे गए हैं तो वो क्या है, एक दूसरे के थर्मल इक्विलिब्रियम होंगे, तभी एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं होगी वहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने एडियाबैटिक प्रोसेसेस में आपको वर्क डन फाइंड कराया, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में हमने वर्क डन फाइंड कराया, एडियाबैटिक प्रोसेस में हमने आपको वर्क डन फाइंड कराया हुआ है, ठीक ना। तो हम विभिन्न यानी डिफरेंट प्रोसेसेस में वर्क डन हमने फाइंड कराया। फिर उसके बाद हमने आपको न्यूमेरिकली प्रॉब्लम बताया, न्यूमेरिकली प्रॉब्लम हमने आपको उसको डिराइव किया कि न्यूमेरिकली प्रॉब्लम क्या है। पिछले और इसके पहले वीडियो में हमने आपको लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो में हम जो बेसिक लॉज डिस्कस करेंगे, उन सारे लॉज के बारे में हमने आपको बताया कि एक समराइज्ड वीडियो हमने आपको वीडियो लेक्चर दिया हुआ है, एक वीडियो पूरा बताया है लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, जिसमें हमने आपको जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक समरी दी हुई है। उसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक ना। इन 4 थर्मोडायनेमिक्स के जो बेसिक लॉज हैं, इनके बारे में हमने आपको बताया है। इसके पहले यानी कि जो वीडियो हमने आपको बताया था, यानी मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, वर्क ट्रांसफर वगैरह, इसके पहले हमने आपको लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बताया हुआ है, ठीक। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने आपको ये भी बताया कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जीरो क्यों आया। तो जीरो इसलिए आया क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पहले से ही जो है, कहने का मतलब स्टडी में आ चुके थे, पहले से ही वो फेमसिटी प्राप्त कर चुके थे, प्रसिद्धि प्राप्त कर लिए थे। तो फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बाद आता है हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लेकिन जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो कॉन्सेप्ट आता है, जो इसका स्टेटमेंट होता है, ये वेरी फंडामेंटल होता है इन कंपैरिजन टू फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यानी फर्स्ट और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से भी और फंडामेंटल, ये बहुत ही फंडामेंटल होता है, यानी मूल होता है एक प्रकार से थर्मोडायनेमिक्स। यानी सबसे पहले जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को आना, यानी कि इस लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को आना था, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को आना था। लेकिन ये फर्स्ट और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बाद आया। अगर ये सबसे पहले आया था तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ही हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। लेकिन जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो कॉन्सेप्ट है, वो फर्स्ट और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट से वेरी फंडामेंटल है, बहुत ही अधिक फंडामेंटल है इन कंपेरिजन टू फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देन इट इज इट्स नंबर इज स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, इसलिए इसको जीरो पे रखा गया। क्यों? क्योंकि फर्स्ट और सेकंड के पहले हमको जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में जानना चाहिए, इसलिए जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के पहले रखा गया, ठीक है। इसलिए इसको पहले रखा गया था कि जीरोथ, क्योंकि आया था ये फर्स्ट और सेकंड लॉ के बाद, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट था, जो स्टेटमेंट था, वो फर्स्ट और सेकंड के पहले, यानी कि बहुत ही फंडामेंटल था, इसलिए इसको पहले होना चाहिए था। तो थर्ड पोजीशन इसको देना अच्छा नहीं था, इसलिए इसके कॉन्सेप्ट को, क्योंकि ये बहुत ही फंडामेंटल यानी कि बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट था, इसलिए इसको पहले रखा गया। यानी फर्स्ट और सेकंड पहले से आ चुके थे, इसलिए इसका नाम जीरो रखा गया, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहा गया, ठीक है। जो कि हमको थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में बताता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने आपको बताया कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज नथिंग बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जनरली हम कह सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कंजर्व्ड लॉ को, प्रिंसिपल को फॉलो करता है, ठीक ना। या और इसमें हमने आपको बताया कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम वर्क ट्रांसफर की, हीट ट्रांसफर की बात भी करते हैं, वर्क ट्रांसफर या हीट ट्रांसफर के बारे में जानते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमको ये भी कॉन्सेप्ट मिलता है, इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट हमको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में मिलता है, और साथ साथ एंथैल्पी का भी कॉन्सेप्ट हमको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में मिलता है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आपको बताया था कि डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, यानी जो हीट है, क्योंकि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बताया गया है कि व्हेन ए सिस्टम is contacted with another system, then heat is flows due to their temperature difference, and when the temperature of both system are same, then system is said to be in condition of thermal equilibrium। यानी जब दो सिस्टम्स को एक दूसरे के कांटेक्ट में रखा जाता है और हीट फ्लो करती है उनके बीच में, और जब दोनों सिस्टम्स का टेम्परेचर आपस में इक्विवेलेंट हो जाता है, तो जो कंडीशन हमको फाइंड होती है, उसी कंडीशन को हम थर्मल इक्विलिब्रियम का कंडीशन कहते हैं। यानी थर्मल इक्विलिब्रियम वह कंडीशन है कि जिसमें दो सिस्टम के टेम्परेचर आपस में बराबर हो, यानी एक सिस्टम का टेम्परेचर है उधर दूसरे सिस्टम के टेम्परेचर के इक्विवेलेंट है, दैट मीन्स हम कहेंगे सिस्टम हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। इस प्रकार से अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार से हम जो है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमको डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो मिलता है, यानी कि थर्मल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट तो वहाँ मिलता है, लेकिन हमको डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो के बारे में सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पता चलता है। और इसलिए जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में
डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो के बारे में नहीं बताया गया होगा। क्यों? क्योंकि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बाद जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आता है, इसलिए उसमें क्योंकि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ऑलरेडी पहले से ही केल्विन प्लांक स्टेटमेंट के आधार पे, क्लैसियस के स्टेटमेंट्स के आधार पे डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो के बारे में जानकारी मिल जाती है। इसलिए फर्स्ट लॉ यानी कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के पहले जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हमने जरूर रखा है, लेकिन आया तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बाद है, इसलिए इसमें ये कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया होगा। ठीक है, तो यहाँ हमको सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के आधार पर हमको मिलता है डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, यानी हम जानते हैं कि द हीट इज फ्लो always heat is flows from higher energy potential to lower energy potential, यानी हायर एनर्जी पोटेंशियल का मतलब कह सकते हैं हायर टेम्परेचर सोर्स टू लोअर टेम्परेचर सोर्स हीट हमेशा फ्लो करती है। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है, इसी में हम पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी के बारे में। एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी हमने आपको बताया कि एंट्रोपी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझना और समझाना दोनों बातें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जब हम एंट्रोपी के बारे में अध्ययन करेंगे इन द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आगे की वीडियोस में, तो बहुत ही डिटेल इसको बताएंगे। हमने सिंपली में आपको यहाँ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में समझाया हुआ था कि एंट्रोपी इज नथिंग बट द मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर, यानी रैंडमनेस जैसे कि आपका सॉलिड है, सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड के, यानी जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक अरेंज्ड लेयर्स में होते हैं, यानी कहने का मतलब एक पीरियाडिक अरेंजमेंट में होते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है तो उसका पीरियाडिक अरेंजमेंट क्या होता है, थोड़ा रैंडमली चेंज हो जाता है, यानी कहने का मतलब सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो केवल अपने स्थान पे लैटिसली वाइब्रेट कर सकते हैं, ठीक ना, लेकिन वो अपने यानी कि एक पीरियाडिक एक क्लियर अरेंजमेंट में होते हैं, ठीक ना, डिसऑर्डर्ड नहीं होते हैं। लेकिन जब वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज होंगे या लिक्विड से वेपर में होंगे तो डिसऑर्डर्ड या रैंडमनेस बढ़ती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उस सब्सटेंस की क्या है, एंट्रोपी इंक्रीज कर सकती है या एंट्रोपी डिक्रीज कर सकती है। सारी चीज़ों को हम और भी डीपली डिस्कस किए हैं, उसमें भी हमने थोड़ा सा आपको समराइज किया हुआ है, लेकिन इसको और डीपली हम आपको सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जब स्टडी में लेंगे तो हम इसको और डिटेल्ड एंट्रोपी को पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे से समझाएंगे आपको। ठीक है, ठीक है। तो एंट्रोपी को हमने बताया कि एंट्रोपी इज द मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर। तो कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी भी हमको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से मिलता है। थर्ड, इसके बाद आता है हमारा थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आपको बताया गया कि द एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम इज इक्वल टू जीरो या इज इक्वल टू जीरो व्हेन इट्स टेम्परेचर इज एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। या कहता है कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बताया जाता है कि द एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज इक्वल टू जीरो, यानी कि किसी भी सिस्टम की एंट्रोपी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे जीरो होती है। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर को भी हमने बाकायदा आपको डिफाइन किया था कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज दैट टेम्परेचर एट विच, यानी कि सिंपली हम कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज दैट टेम्परेचर वेयर द मॉलिक्यूलर मोशन इज सीज्ड, या कह सकते हैं कि द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज जीरो, ठीक ना, यानी मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो हो जाएगी जब, यानी कहने का मतलब मॉलिक्यूलर मोशन जीरो हो जाएगा, मॉलिक्यूल सीज्ड हो जाएंगे, यानी मॉलिक्यूलर मोशन शून्य हो जाएगा। जहाँ काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी तब क्या होगा, जब काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी तो वही टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे ऐसा होगा किसी भी सब्सटेंस के लिए, जैसे सब्सटेंस हम कंसीडर करें उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाए जिस टेम्परेचर पे, वही टेम्परेचर हमारा कहा जाएगा एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ठीक है, तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे इसीलिए कहा जाता है कि द एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम, किसी भी सिस्टम को अगर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे लेंगे तो उसका मॉलिक्यूलर मोशन क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो जो ऑर्डर्ड फॉर्म वो फाइंड किया हुआ है वो ऑर्डर फॉर्म लगातार वो फाइंड करता रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि एंट्रोपी क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि एंट्रोपी में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, क्योंकि जब डिसऑर्डर क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी तो डिसऑर्डर क्रिएट नहीं होगा, और जब डिसऑर्डर क्रिएट नहीं होगा तो एंट्रोपी क्या होगी, एंट्रोपी भी हमको फाइंड नहीं होगी और एंट्रोपी जीरो होगी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं, इस प्रकार से हम थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डिफाइंड स्टेटमेंट जो इसका है उसको डिफाइन कर सकते हैं कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने बताया कि द एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज जीरो, ठीक ना, इस प्रकार से। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हमने आपको पीछे डिस्कस की हुई हैं। हमने मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकली प्रॉब्लम भी आपको सॉल्व कराए हैं। वर्क ट्रांसफ़र, हीट ट्रांसफ़र हमने आपको बताया, फिर वर्क ट्रांसफ़र, वर्क डन, वेरियस प्रोसेसेस में वर्क डन हमने बताया। वर्क डन के आधार पे हमने न्यूमेरिकली प्रॉब्लम आपको पिछले, अभी जस्ट इसके पहले की वीडियो में हमने न्यूमेरिकली प्रॉब्लम वेरियस प्रोसेसेस में वर्क डन का फाइंड किया हुआ है। आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन हम न्यूमेरिकली प्रॉब्लम में कैसे प्राप्त करते हैं, न्यूमेरिकली प्रॉब्लम में हमने आइसोबैरिक प्रोसेस में, आइसोकोरिक प्रोसेस में वगैरह प्रोसेस में हमने वर्क डन आपको फाइंड करके, ग्राफ के माध्यम से भी हमने वर्क डन फाइंड करके आपको न्यूमेरिकली प्रॉब्लम में दिखाया हुआ है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है
आज के वीडियो में हमारा टॉपिक है इंटरनल। आज का जो हमारा टॉपिक है सिंपली है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी क्या है? सिंपली अगर हम इंटरनल एनर्जी को कहें तो जैसे हमने आपको जब लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताया था तो उसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने कहा था कि हमको कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी के बारे में जानकारी यहाँ मिलेगी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ने से पहले हमको इंटरनल एनर्जी के बारे में जान लेना है कि इंटरनल एनर्जी है क्या। इंटरनल एनर्जी में हमने वहाँ पे आपको बताया था कि जैसे कोई भी सिस्टम हम कंसीडर करें, कोई भी सब्सटेंस कंसीडर करें, जिसमें काइनेटिक एनर्जी होगी, उसकी सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, मॉलिक्यूलर एनर्जी होगी, हीट एनर्जी होगी, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर एनर्जी होगी, ढेर सारी एनर्जीज होंगी। ठीक है, तो ढेर सारी एनर्जी होंगी तो हम इंटरनल एनर्जी किसे बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी को इंटरनल एनर्जी कहेंगे, या पोटेंशियल एनर्जी को इंटरनल एनर्जी कहेंगे, मॉलिक्यूलर एनर्जी को इंटरनल एनर्जी कहेंगे, हीट एनर्जी को कहेंगे, किसको इंटरनल एनर्जी बोलेंगे? तो इंटरनल एनर्जी क्या है? सिंपली हम कह सकते हैं कि हमने वहां बताया था कि द एवरेज एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज नोन एज इंटरनल एनर्जी, यानी उस सिस्टम की जो कुल ऊर्जा होगी, द ऑल टाइप ऑफ एनर्जीज, जो ऑल टाइप ऑफ एनर्जी उसकी इंटरनल एनर्जी में, चाहे काइनेटिक एनर्जी है, मॉलिक्यूलर एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, जो भी एनर्जीज हैं, वो सारी एनर्जी जो मिल के हमारी जो कुल ऊर्जा होती है, जो उसकी कुल औसत ऊर्जा होती है, वही एवरेज एनर्जी हमारी क्या होती है? इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम कही जाती है। यानी किसी भी सिस्टम को आप कंसीडर करते हैं सिस्टम की, या सिंपली सी हम इस इंटरनल एनर्जी को और सिंपल भाषा में हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे इंटरनल एनर्जी इज दैट एनर्जी विच इज नॉट ऑपरेंट, यानी जो ऑपरेंट, यानी कहने का मतलब विच इज नॉट ऑपरेंट, जो हमको दिखाई नहीं देती है, हमको प्रतीत नहीं होती है, हमको अनुभव नहीं होता है, बट सिस्टम इज कैपेबल इन टू डूइंग वर्क, यानी सिस्टम में वो एनर्जी रहती है और सिस्टम वर्क करने के लिए कैपेबल, यानी योग्य होता है, वर्क करने की उसमें क्षमता होती है सिस्टम में। यानी सिस्टम को हम कोई ऊर्जा बाहर से नहीं देते, फिर भी सिस्टम हमारा क्या है? वर्क फाइंड करता है। यानी कहने का मतलब किसी भी सिस्टम, यानी कि दैट एनर्जी विच इज नॉट ऑपरेंट, जो ऑपरेंट नहीं होती, यानी जिसको हम जानते नहीं है, हमको दिखाई नहीं है, प्रतीत नहीं होता है, जिसका हम अनुभव नहीं कर सकते हैं, बट सिस्टम इज कैपेबल फॉर डूइंग वर्किंग, यानी जिस वर्क के, जिस एनर्जी के कारण सिस्टम में कार्य करने की क्षमता होती है, और कोई भी एनर्जी हम बाहर से नहीं दे रहे हैं, जो उसकी आंतरिक ऊर्जा, यानी स्वयं की जो एनर्जी है, उसी को हम इंटरनल एनर्जी कह सकते हैं, या कहते हैं द इनहेरेंट एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज नोन एज इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। ठीक, इंटरनल एनर्जी को और भी हम सरल तरीके से आपको समझाना चाहते हैं, अगर आपको समझ में आए तो देखिएगा। हम एक एग्जांपल के आधार पर जैसे ऐसे समझ सकते हैं इंटरनल एनर्जी को, और भी डीपली अगर हम समझना चाहें तो ध्यान दीजिएगा। जैसे हम मान लेते हैं ये हमारा कोई सिस्टम है, यानी हमने मान लिया कोई सॉलिड है, सॉलिड है, तो सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एकदम पास पास होंगे। ठीक है, सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो एकदम पास पास होंगे, एकदम पास पास मॉलिक्यूल्स हमारे होंगे सॉलिड में। जो मॉलिक्यूल्स होंगे इन द केस ऑफ सॉलिड, तो इसमें क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स बहुत ही पास पास होंगे। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स यहाँ जैसे कंसीडर करें सॉलिड में या लिक्विड में, तो यहाँ जैसे इनका मोशन कंसीडर करें, जो मॉलिक्यूल्स हैं, ध्यान दीजिएगा, सॉलिड में मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? वाइब्रेट करेंगे। ठीक है, वाइब्रेट करेंगे, इनके बीच का इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स मैक्सिमम होगा, वाइब्रेट करेंगे। यहाँ पे हम एनर्जी अगर कंसीडर करें सॉलिड के केस में, जैसे लिक्विड के केस में या गैस के केस में, जो एनर्जी हम कंसीडर करेंगे, सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, जैसे लिक्विड है, लिक्विड में जो यहाँ जैसे हम इसको कंसीडर करें, ये कोई लिक्विड मान लें, ठीक है, ये कोई हमारा लिक्विड है, लिक्विड इस प्रकार से होगा, तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो इसकी अपेक्षा थोड़े ज़्यादा स्पेस पे होंगे, ज़्यादा स्पेस में होंगे, यानी रैंडमली मूव करेंगे, रैंडमली मूव करेंगे, यानी इनकी एनर्जी क्या होगी? यहाँ काइनेटिक एनर्जी जो है, यहाँ काइनेटिक एनर्जी कहें तो लगभग मिनिमम होगी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, यहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, क्योंकि ये मूव करेंगे। अब गैसियस स्टेट में आ जाएं, गैस के मॉलिक्यूल्स जैसे हम कंसीडर करें, किसी सिस्टम को गैस में माने, तो इस प्रकार से यहाँ रैंडमली ये मूव करेंगे, इस प्रकार से मूव करेंगे, रैंडम मोशन भी होगा, यहाँ केवल वाइब्रेशन होगा, यानी कि इस प्रकार से कंपन केवल होगा, यहाँ थोड़ा रैंडमली मूव करेंगे, यहाँ और रैंडमनेस हमारा बढ़ जाएगा। इस प्रकार से हम कंसीडर कर सकते हैं। तो सिंपली अब हम यहाँ केवल कहें कि इसमें केवल काइनेटिक एनर्जी है, नहीं, अरे काइनेटिक एनर्जी अगर कैसे हम कह सकते हैं, जैसे हम लिक्विड और गैस को हम
मान लीजिए रिमूव करते हैं, ठीक है, लिक्विड गैस को छोड़िए, सॉलिड को देखते हैं। सॉलिड में क्या है कि मॉलिक्यूल्स एकदम करीब करीब होंगे, एकदम स्पेस इनमें क्या होगा, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स मैक्सिमम होगा, यानी हम कह दें कि इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स मैक्सिमम है, वाइब्रेशन कम है, यानी अगर हम यहाँ एनर्जी देंगे भी तो इनकी काइनेटिक एनर्जी यानी कि जो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी हम यहाँ कंसीडर कर सकते हैं कि कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, कुछ पोटेंशियल एनर्जी इसकी होगी, ठीक ना, पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो केवल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ही है, इसी को हम इंटरनल एनर्जी बोलेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक। इंटरनल एनर्जी हम इसी को क्लियर, केवल इसी को इंटरनल एनर्जी कहें, ऐसा नहीं है। देखिए अलग अलग हम बुकों के रेफरेंस के आधार पे अलग अलग टॉपिक्स पे यानी कि इंटरनल एनर्जी को हम अलग अलग प्रकार से समझ सकते हैं। सिंपली हम ये जाने, जो हम ये कॉन्सेप्ट आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, हम क्या बताना चाहते हैं ये ध्यान दीजिएगा। इंटरनल एनर्जी क्या है कि इसमें केवल काइनेटिक एनर्जी होगी या पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्लियर हमको नहीं है कि केवल काइनेटिक एनर्जी। हमने कहा क्या कि जितनी ऊर्जा यानी जितने प्रकार की ऊर्जा किसी सिस्टम में अवेलेबल होंगी वो सारी एनर्जी जो औसत उन सारी एनर्जी का जो ऐड होता है यानी जो कुल ऊर्जा होती है सिस्टम की, जो उसकी कुल आंतरिक स्वयं की ऊर्जा होगी वही उसकी इंटरनल एनर्जी यानी आंतरिक ऊर्जा कही जाएगी। आंतरिक ऊर्जा का मतलब है कि कोई भी एनर्जी जो हम बाहर से नहीं दे रहे हैं, ठीक ना, लेकिन सिस्टम में हमको दिखाई नहीं दे रही कि हम ये जान नहीं रहे कि इसमें एनर्जी है, लेकिन फिर भी सिस्टम वर्क कर सकता है यानी वर्क डन फाइंड कर सकता है, वर्क यानी कार्य करने की इसमें क्षमता, इसका मतलब है कि इसमें कुछ एनर्जी है। वही जो एनर्जी हमको मिलती है, वही जो एनर्जी हमको ऑपरेंट नहीं होती है, जो हमको यानी कहने का मतलब है कि प्रेजेंट दिखाई नहीं देती है, वही एनर्जी हमारी क्या, जिसको हम यानी कहने का मतलब मेजर नहीं करते हैं, जिस एनर्जी को हम, जो हमको ऑपरेंट नहीं है, जो हमको अनुभव नहीं होती है, उसी ऊर्जा, और फिर भी सिस्टम हमारा क्या है, कार्य करने की क्षमता सिस्टम में होती है, तो वही एनर्जी हमारी इंटरनल एनर्जी कही जाती है। सिंपली हमने यहाँ आपको बताया, जैसे हम यहाँ सॉलिड के केस में कंसीडर करें तो मॉलिक्यूल्स क्या हैं, बहुत ही पास पास होते हैं, इनके बीच इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, मॉलिक्यूल्स जो है वो बहुत ही तेजी से मूव नहीं करेंगे, तो यहाँ क्या है, इनकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी कम होगी लेकिन पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। इसके बाद अगर हम सॉलिड से लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में क्या होगा, यही मॉलिक्यूल्स, अगर ये सॉलिड हमारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए तो लिक्विड में यही मॉलिक्यूल क्या है, थोड़े से ज़्यादा स्पेस पे हो जाएंगे, ज़्यादा स्पेस पे यानी इनका जो वाइब्रेशन है वो रैंडमली ये मूव करने लगेंगे, यानी मॉलिक्यूल रैंडमली मूव भी करेंगे, अपने एक्सिस के थ्रू रोटेट भी कर सकते हैं, यानी रोटेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन और रैंडम मोशन, ये इस प्रकार के मोशन हमको यहाँ प्राप्त होंगे, ठीक ना। तो यहाँ कहने का लिक्विड में आएगा तो रैंडमली मूव करेगा यानी कि मॉलिक्यूल्स के बीच से स्पेस बढ़ जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी इंक्रीज करेगी, मॉलिक्यूल तेजी से मूव करेंगे, इधर उधर मूव करेंगे, ठीक ना, मोशन बढ़ेगा। गैसियस स्टेट में आएंगे तो उनके बीच की जो है स्पेस और भी दूर हो जाएगा, यानी इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स कम हो जाएगा और तेजी से रैंडमली मूव कर सकते हैं इधर उधर, और ज़्यादा स्पेस में मूव करेंगे। तो कहने का मतलब काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे बढ़ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी कम होगी। तो इस प्रकार से यहाँ काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ही है, लेकिन जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स जो बने होंगे, जिन एलिमेंट से बने हैं तो उनके न्यूक्लियस होंगे, न्यूक्लियस में छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं तो उनके न्यूक्लियस होंगे, न्यूक्लियर एनर्जी होगी, तमाम एनर्जीज हैं जिसकी एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी होगी, मॉलिक्यूलर एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। तो इसकी इंटरनल एनर्जी कितनी है ये क्लियर नहीं है, क्योंकि हमको किसी भी एनर्जी का क्लियर ये नहीं है कि हमको 1 जूल इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है, 2 जूल पोटेंशियल एनर्जी है, इतना मॉलिक्यूलर एनर्जी है, सबको ऐड कर दिया गया, यही इसकी टोटल एनर्जी, यही इसकी इंटरनल एनर्जी होगी। ऐसा हम इंटरनल एनर्जी क्लियर नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो सिंपली हम एक बात समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझें कि जैसे हमको किसी ने मान लीजिए 50 रुपये दिए, हमको 50 रुपये दिए, ठीक ना, तो हम पूछे कि हमारे अकाउंट में कितना पैसा है। तो ये हम कैसे, यानी कि जैसे हमने किसी को 50 रुपये दिए और वो आगे हमसे पूछे कि हमारे अकाउंट में कितना पैसा, तो हम कैसे उसको बता देंगे उसके पास कितना पैसा है, क्योंकि हमको पता होना चाहिए ना कि उसके पास कितना पैसा है। ये हमको क्लियर नहीं है कि उसके पास कितना पैसा है, हमने जो पैसा दिए वो हमको पता है कि हमने इसको 50 रुपये दिए हैं। तो हम यहाँ सिंपली यही चीज़ यहाँ भी है, इससे रिलेट करके बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने किसी को 50 रुपये दिया या किसी से 50 रुपये लिया, ठीक है, तो उसके पास कितना पैसा है ये हम क्लियर नहीं बता सकते, क्योंकि हम जब जानते रहेंगे, हमको पता रहेगा कि इसके पास इतना 100 रुपये है, हमने 50 दिया, 150 हो गया, तब ना हम बता पाएंगे। लेकिन जब हमको क्लियर नहीं है कि उसमें उसके पास कितना पैसा है, तो हम जब 50 रुपये उसको प्रोवाइड करेंगे, 50 रुपये उसको देंगे, तो उसके पास कितना पैसा ये हम नहीं बता सकते। लेकिन हम ये जरूर बता सकते हैं कि उसके पास जो भी पैसा है, जब हमने 50 रुपये उसको दिया तो जरूर उसके पास जो पैसा था उसमें 50 रुपये बढ़ा, या हमने उससे 50 रुपये लिया तो उसके पास जो पैसा था उससे 50 रुपये कम हो गया, ठीक ना, ये जरूर हम बता सकते हैं। यानी कहने का मतलब हम इंटरनल, इसी प्रकार से हम यहाँ सिस्टम की बात करें तो यहाँ हमको क्लियर नहीं है कि इसमें काइनेटिक एनर्जी होगी, कितनी काइनेटिक एनर्जी है, कितना पोटेंशियल एनर्जी, केवल काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी है कि और कोई ऊर्जा है, यहाँ हमको क्लियर नहीं है।
यहाँ हमको ये क्लियर नहीं है कि कितनी एनर्जी है। तो हम यहाँ सिस्टम की, जो सिस्टम हम यहाँ कंसीडर करेंगे कि सिस्टम की एनर्जी कितनी होगी, इसमें मॉलिक्यूलर एनर्जी कितनी है, न्यूक्लियर एनर्जी कितनी है, ये हम क्लियर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से जैसे आप मान लीजिए, ये हम मान लेते हैं कोई वेसल है, यहाँ हमने मान लिया कि इसमें लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड इस प्रकार से भरा हुआ है। अब हम आपसे पूछें कि इसकी इंटरनल एनर्जी कितनी है, लिक्विड की टोटल एनर्जी कितनी है, टोटल एनर्जी हम आपसे पूछ रहे हैं कि लिक्विड की टोटल एनर्जी। हमने कहा कि कोई भी सब्सटेंस कंसीडर करेंगे उसकी जो टोटल एनर्जी होगी, कोई भी सिस्टम हम कंसीडर करेंगे उसकी जो टोटल एनर्जी, उसकी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मॉलिक्यूलर एनर्जी, हीट एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी एक्सेट्रा जितनी एनर्जी होंगी उसकी जो कुल ऊर्जा होगी वही उसकी आंतरिक ऊर्जा कही जाएगी, इंटरनल एनर्जी कही जाएगी। अब हम आपसे पूछे जैसे ये लिक्विड है, तो लिक्विड में इसकी एनर्जी, टोटल एनर्जी कितनी होगी, ये हम कैसे बताएंगे। अब हम यहाँ से जैसे आपसे पूछेंगे कि लिक्विड की एनर्जी कितनी है, तो आप सिंपली आप कह सकते हैं एक थर्मामीटर ले आएंगे, थर्मामीटर ले आके इसमें लगाएंगे और थर्मामीटर को की रीडिंग मेजर करेंगे। थर्मामीटर की रीडिंग के आधार पे आप इसमें भी ये बता पाएंगे, थर्मामीटर की रीडिंग के आधार पे ये कंफर्म कर देंगे आप कि थर्मामीटर की रीडिंग लिया तो आपको जैसे मिल गया कि 50 डिग्री सी है, आप कहेंगे कि 50 डिग्री सी है तो इसमें जो इसका इंटरनल एनर्जी है, जो इसकी एनर्जी है, टोटल एनर्जी क्या होगी, वो 50 डिग्री सी है, यानी एनर्जी कुछ इसमें एनर्जी होगी। अगर इसकी एनर्जी क्या है 100 डिग्री सी यहाँ हो गई तो आप कहेंगे कि एनर्जी इसमें क्या है, इसका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, क्योंकि टेम्परेचर अधिक है, टेम्परेचर अधिक है इसका मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, इसकी एनर्जी मैक्सिमम होगी, यानी इसमें अधिकतम ऊर्जा है। यहाँ तो ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, यहाँ ऊर्जा कम है। या हम कह दें कि इसकी टेम्परेचर आपने मेजर किया 10 डिग्री सी है, तो आपने कहा कि ये तो बहुत ठंडा है, इसकी एनर्जी बहुत ही कम होगी, क्योंकि काइनेटिक ठंडा है, टेम्परेचर कम है, जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी कम होगी, एनर्जी बहुत ही कम होगी, यहाँ एनर्जी इससे अधिक होगी, यहाँ एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, ऐसा हम कहेंगे, ठीक। लेकिन हम ये क्लियर नहीं है कि हम इसकी टोटल एनर्जी नहीं बता रहे हैं, हम इसकी थर्मल एनर्जी बता रहे हैं। इसके टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली हम इसके हॉटनेस को बता रहे हैं, केवल हॉटनेस इसकी बताएंगे। हॉटनेस के आधार पे, इसके डिग्री सेंटीग्रेडेड के आधार पे हम इसकी थर्मल एनर्जी, हीट कंटेंट के बारे में बता रहे हैं, जो इसकी उसमें ऊर्जा है वही हम केवल बता पाएंगे कि जैसे 10 डिग्री सेंटीग्रेड है टेम्परेचर, और यहाँ 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी जो हमने लिक्विड लिया वो ठंडा है, यानी एनर्जी कम होगी। 50 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इसकी अपेक्षा ये ज़्यादा गर्म है, इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। यहाँ 100 डिग्री सी है, एनर्जी और भी बहुत अधिक होगी। इस प्रकार से हम एक्सेट्रा ये कह सकते हैं, लेकिन हम ये क्लियर नहीं कर सकते कि केवल इसमें थर्मल एनर्जी ही है। जो इसकी टोटल एनर्जी है वो केवल यही एनर्जी है जो हम बता रहे हैं थर्मामीटर से, ये हम क्लियर नहीं कर सकते हैं कि किसी भी सिस्टम में, जैसे हमने यहाँ लिक्विड कंसीडर किया या सॉलिड कंसीडर किया, तो इसमें केवल काइनेटिक एनर्जी है या केवल पोटेंशियल एनर्जी है। इस प्रकार से हम ये क्लियर नहीं कर सकते हैं, ठीक। इसलिए इंटरनल एनर्जी को, इसकी टोटल एनर्जी को मेजर करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। तो हम यहाँ कंसीडर कैसे कर सकते हैं, जैसे हमने आपको एक एग्जाम्पल लेके बताया अभी कि जैसे हमने किसी को 50 रुपये दिए, अब वो हमसे पूछे कि हमारे अकाउंट में कितना पैसा है, अब उसके अकाउंट में कितना पैसा है हम कैसे बताएंगे कि टोटल अमाउंट इसके पास कितनी रकम है, हम कैसे बता पाएंगे, क्योंकि हमने तो केवल 50 रुपये दिए। हम ये बता सकते हैं कि उसके पास जो भी पैसा था उसमें 50 रुपये की इंक्रीजिंग होगी, या हम उससे 50 रुपये ले लेंगे तो हम ये बता सकते हैं कि उसके पास जो भी पैसा होगा उसमें 50 रुपये कम हो गया। यानी कहने का मतलब हम किसी भी सिस्टम के इंटरनल एनर्जी को एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर सकते हैं। हम हमेशा क्या डिफाइन कर सकते हैं, जो उसमें अंतर आएगा। जो हम 50 जैसे दिया तो हमने मान लिया कि उसकी एनर्जी अगर इतनी है तो इसमें 50 की इंक्रीजिंग हो गई, या हमने उसमें 50 निकाल लिया तो जो उसकी रकम थी उसमें 50 कम हो गया। ये हम कह सकते हैं, हम उसके परिवर्तन को बता सकते हैं, इंटरनल एनर्जी के चेंज को बता सकते हैं, ना कि हम उसकी एग्जैक्ट इंटरनल एनर्जी की वैल्यू को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। एग्जैक्ट इंटरनल एनर्जी की वैल्यू को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। हम केवल ये बता सकते हैं कि सिस्टम की ऊर्जा बढ़ी या घटी, कम हुई या ज़्यादा हुई, हम ये बता सकते हैं। यानी कितना ज़्यादा हुई, 50 हमने दिया तो जाहिर सी बात है जो भी एनर्जी रही होगी उसमें 50 की इंक्रीजिंग हो गई। 50 जूल एनर्जी हमने प्रोवाइड किया सिस्टम को, तो हम ये कह सकते हैं कि जितनी एनर्जी इसकी रही होगी, जितनी भी एनर्जी इसकी रही होगी इंटरनल एनर्जी, उसमें 50 की क्या हो गई, 50 जूल की इंक्रीजिंग हो गई। ये हम बता सकते हैं। या हम 50 जूल हीट एनर्जी उसमें से बाहर ले लें, एनर्जी 50 जूल बाहर कंसीडर कर लें, रिलीज कर लें, वहाँ से बाहर आ जाए, एनर्जी को ले लें, सराउंडिंग में चली जाए, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से इतनी एनर्जी बाहर चली गई, रिमूव हो गई, यानी सिस्टम की इतनी एनर्जी कम हो गई। ये हम कह सकते हैं, लेकिन हम ये क्लियर नहीं कह सकते हैं कि इसकी टोटल एनर्जी इतनी है, क्योंकि हमको ये क्लियर नहीं है इसमें केवल काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, वाइब्रेशनल एनर्जी है, रोटेशनल एनर्जी है, किस प्रकार की एनर्जी, ये हमको क्लियर नहीं है। तो इस प्रकार से
हम इंटरनल एनर्जी की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, केवल इंटरनल एनर्जी के चेंज को निकाल सकते हैं। कहाँ से? एक निश्चित पॉइंट से, इनिशियल से फाइनल स्टेट के बीच में जो हमको एनर्जी चेंज होगी उसी की वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। हम यहाँ कंसीडर कर सकते हैं जैसे इनिशियल स्टेट में एनर्जी U है, फाइनल स्टेट में एनर्जी हमारी क्या होगी, यहाँ जैसे फाइनल स्टेट में हम आए, इनिशियल स्टेट में एनर्जी UI है, फाइनल स्टेट में एनर्जी हमारी UF है। तो हम यहाँ चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हैं, केवल यही निकाल सकते हैं, डेल U इज इक्वल टू हम कंसीडर कर सकते हैं फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, डेल U इज इक्वल टू UF माइनस UI हम ये कंसीडर कर सकते हैं। हम यहाँ से इसकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड कर सकते हैं, यानी एनर्जी में चेंज बता सकते हैं कि हमने जो इंटरनल एनर्जी हमने इतना दिया तो इसकी जो भी एनर्जी रहेगी उसमें 50 की इंक्रीजिंग हो गई या 50 की डिक्रीजिंग हो गई, इस प्रकार से हम बता सकते हैं। लेकिन हम एग्जैक्ट नहीं कह सकते हैं कि एनर्जी हमारी कितनी हुई, या टोटल एनर्जी यानी इंटरनल एनर्जी को हम क्लियर कट करने का मतलब है ये नहीं कह सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी की एग्जैक्ट वैल्यू इतनी होगी। ठीक है, किसी भी सिस्टम के लिए, किसी भी सब्सटेंस के लिए हम इंटरनल एनर्जी को एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर सकते हैं, बल्कि हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी को बता सकते हैं। चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम बता सकते हैं कि जो एनर्जी हम प्रोवाइड करेंगे उसके आधार पे एनर्जी उसकी चेंज होगी, क्या वैल्यूज आएगी, इसके आधार पे हम ये क्लियर कर सकते हैं। बट ये हम कभी नहीं क्लियर कर सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। सारे एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेके आपको बताते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि कोई हमारा सिस्टम है, ये हमारा पिस्टन है, हमने पिस्टन लिया हुआ है, पिस्टन मान लेते हैं, इसमें हमने कोई सब्सटेंस लिया हुआ है, गैस मान लेते हैं भरी हुई। ठीक है, इस प्रकार से हम यहाँ हीट प्रोवाइड करते हैं, हीट एनर्जी देते हैं, हीट यानी Q अमाउंट ऑफ हीट हम मान लेते हैं सिस्टम को, हम हीट प्रोवाइड करते हैं यहाँ से, इस प्रकार से हीट प्रोवाइड करते हैं सिस्टम को। हीट प्रोवाइड करेंगे, Q अमाउंट ऑफ हीट हम यहाँ प्रोवाइड करते हैं। हम मान लेते हैं सिस्टम क्या है, एक्सपैंड होता है, सिस्टम एक्सपैंड होगा तो एक्सपैंड होगा, हमको वर्क डन फाइंड होगा। ठीक है, यानी Q अमाउंट ऑफ हीट हमने दिया तो इसकी इंटरनल एनर्जी हम मान लें जो भी होगी, तो इंटरनल एनर्जी माने तो Q अमाउंट ऑफ हीट हमने दिया, इसका वर्क डन हमको फाइंड हुआ W। ठीक है, W वर्क डन हमको फाइंड हुआ। इस प्रकार से हम यहाँ कंसीडर कर सकते हैं, यानी कहने का मतलब कि इंटरनल एनर्जी अगर हम Q इज इक्वल टू निकालें तो पहले क्या होगा, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बड़ी होगी U प्लस W, यानी कि U की वैल्यू इंटरनल एनर्जी निकालें तो जो एनर्जी हमने यहाँ दिया तो ये होगा इतनी वैल्यू, इसमें कुछ इसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज किया होगा, इसमें से ये वर्क डन हम हटा देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि वर्क डन बाय द सिस्टम यहाँ किया जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब हीट एनर्जी देंगे तो हीट एनर्जी के कारण सिस्टम हमारा एक्सपैंड कर रहा है, ठीक ना, वॉल्यूम हमारा एक्सपैंड कर रहा है, तो वर्क डन किसके कारण हो रहा है, हीट एनर्जी के कारण, यानी बाहर से एनर्जी हमने बाहर से सराउंडिंग से एनर्जी ट्रांसफर किया हुआ है। जब हम सराउंडिंग से एनर्जी ट्रांसफर करेंगे तो वर्क डन को हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे, तो हमारा यहाँ से नेट एनर्जी जो हमारी होगी क्या है, इतनी एनर्जी हमने दिया, ध्यान दीजिएगा, इतना वर्क डन हमको फाइंड हुआ, यानी ये एनर्जी, ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है, तो नेट एनर्जी कितना हुआ, इतना वर्क डन हुआ, और इतना एनर्जी हमने सिस्टम को बाहर से दिया, तो एनर्जी टोटल एनर्जी क्या होगी, Q प्लस W होगी। लेकिन वर्क डन को हम क्या करते हैं, बाय द सिस्टम यहाँ बाहर से एनर्जी देने पे एक्सपैंड कर रहा है, तो हम माइनस कंसीडर Q माइनस W, U इक्वल टू हम यहाँ कंसीडर कर सकते हैं Q माइनस W के, यानी इतनी एनर्जी हमने सिस्टम को दी, W वर्क डन प्राप्त हुआ, तो नेट एनर्जी होगी Q प्लस W के। इस प्रकार से हम कंसीडर कर सकते हैं, या सिंपली हम यहाँ से कंसीडर, जैसे ये सिस्टम हमने लिया, यहाँ हमने 50 जूल एनर्जी इसको प्रोवाइड की, 50 जूल हीट यहाँ दिया, और ये 20 जूल क्या हुआ, 20 जूल वर्क डन में खर्च कर दिया। ठीक है, तो हमारी इंटरनल एनर्जी कितनी बची, कि इंटरनल एनर्जी जब हम निकालेंगे जो इसकी शेष एनर्जी है वो कितनी है, 50 जूल इसको दिया, 50 दिया, 20 इसने खर्च कर दिया, क्योंकि आपको 50 रुपये दिया गया, 20 आपने खर्च कर दिया, आपके पास बचा कितना, 30 ही बचा ना, तो U इज इक्वल टू हम यहाँ कर सकते हैं Q में यहाँ हो जाएगा 50, ये 20 जूल वर्क कर दिया, माइनस 20 हो गया, सिस्टम के द्वारा बाहर कर गया, तो यहाँ 50 माइनस 20 हो जाएगा, U इज इक्वल टू हो जाएगा 30, या इज इक्वल टू वैल्यू यहाँ से 50 क्या है, Q हो गया माइनस W, ये आ जाएगी वैल्यू Q माइनस W की। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब जैसे हमने ये सिस्टम कंसीडर किया हुआ है, यहाँ हमने 50 जूल हीट दिया, अब सिस्टम क्या है, सिस्टम को भी 20 जूल कहीं से वर्क डन बाहर से मिल गया, यानी सराउंडिंग से हम कार्य करें, यानी पिस्टन को कॉम्प्रेस करेंगे तो वर्क डन पिस्टन के द्वारा जब होगा तो 20 जूल यहाँ मिल गया हमको, 50 जूल एनर्जी यहाँ से हम दे रहे थे, 20 जूल बाहर से एनर्जी आ गई, तो यहाँ से हम जब एनर्जी टोटल एनर्जी निकालेंगे तो हो जाएगा 50 प्लस
20 यानी U इक्वल टू हो जाएगा 70 जूल, यानी वैल्यू क्या होगी Q प्लस W के। यानी कहने का मतलब है इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा जितनी एनर्जी हमने सिस्टम को इतनी एनर्जी दी, 20 जूल एनर्जी बाहर से यानी सराउंडिंग से जब कार्य करेगा यानी ऑन द सिस्टम वर्क होगा, बाहर से हम सराउंडिंग से कार्य करेंगे, प्रेशर पे कार्य करेंगे, इस पे कार्य प्रेशर लगाएंगे यानी बाहर से कार्य नहीं। अब यहाँ क्या है, सिस्टम कॉम्प्रेस्ड होगा, यहाँ पे कॉम्प्रेस तो हम कहते हैं कि नेगेटिव, लेकिन यहाँ कंसीडर कर सकते हैं इस प्रकार से जैसे 50 जूल एनर्जी हमने इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड की, 20 जूल वर्क डन पहले से इसको मिला हुआ है, तो नेट वर्क डन यानी कि नेट एनर्जी यहाँ क्या होगी 20 जूल यहाँ पे वर्क डन के कारण एनर्जी, 50 जूल हीट एनर्जी के कारण नेट एनर्जी कितनी होगी 70 जूल होगी, U बराबर Q प्लस W ले सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कुल मिला के हम कह सकते हैं सिंपल सी बात, इन एग्जाम्पल्स के माध्यम से बस आपको ये समझने की आवश्यकता है, ये जानना है, इसके आधार पर बस आप इतना जानें कि जब हम किसी सिस्टम को जो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे उस एनर्जी के द्वारा जो वर्क डन हमको फाइंड होगा उसके आधार पे हम इंटरनल एनर्जी को मेजर कर सकते हैं। हमने कहा कि सिस्टम की जो कुल ऊर्जा होगी वही एनर्जी हमारी क्या है, जो सिस्टम की कुल ऊर्जा होगी वही एनर्जी हमारी इंटरनल एनर्जी है। यानी कहने का मतलब है इंटरनल एनर्जी को डिफाइन करना हमको क्लियर नहीं है कि इसमें कुल ऊर्जा क्या होगी, लैटिस वाइब्रेशनल एनर्जी होगी, रोटेशनल एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, किस प्रकार की एनर्जी होगी ये हमारा क्लियर नहीं है, ठीक ना। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, हम जितनी एनर्जी सिस्टम को बाहर से हम स्वयं से प्रोवाइड करेंगे, जो भी जैसे हम जो हीट एनर्जी इसको प्रोवाइड करेंगे, सिस्टम को हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, हम उसकी गणना कर सकते हैं कि हमने 50 जूल दिया तो जाहिर सी बात है इसकी जो ऊर्जा रही होगी उसमें 50 जूल की इंक्रीजिंग होगी, या हमने 20 जूल वर्क डन किया, सिस्टम पर कार्य किया, यानी सिस्टम को 20 जूल वर्क डन दिया, तो वर्क डन दिया यानी वर्क एनर्जी दिया, जब 20 जूल एनर्जी दे देंगे सिस्टम की क्या है, सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी। यानी कहने का यार सिस्टम हमारा क्या है, हमने एनर्जी नहीं दिया बाहर से, सिस्टम ने हमको 20 जूल वर्क डन दिया, यानी कहने का जो ऊर्जा उसकी रही होगी उसमें से 20 जूल उसने क्या किया एनर्जी में खर्च कर दिया, या हमने जैसे 50 जूल हीट एनर्जी उसको प्रोवाइड किया, उसका 20 जूल उसने वर्क डन में खर्च कर दिया, तो शेष एनर्जी कितनी है, वही हम जो शेष एनर्जी होगी वही हमारी इंटरनल एनर्जी होगी, क्योंकि हमने बाहर से जो एनर्जी दी थी 50 जूल दी थी, 20 जूल उसने क्या कर दिया वर्क डन में खर्च कर दिया, तो शेष एनर्जी जो बची, जो 30 जूल इधर का बचा और जो पहले एनर्जी थी वो सब मिल के क्या है हमारी जो यहाँ हमको बचा वही हमारी इंटरनल एनर्जी। तो इस प्रकार से हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हैं, यानी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन निकाल सकते हैं कि जब हम किसी सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी, तो एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी तो वो हमको क्लियर है कि एनर्जी कितनी बढ़ी होगी कितनी घटी होगी ये हम बता सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इसकी एग्जैक्ट इंटरनल एनर्जी कितनी होगी। किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को एग्जैक्टली डिफाइन नहीं किया जा सकता है, केवल इंटरनल एनर्जी को इनिशियल टू फाइनल स्टेट मेजर किया जा सकता है। इनिशियल से फाइनल स्टेट में जब सिस्टम जाएगा तो कितनी एनर्जी चेंजिंग होती है वही चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम मेजर कर सकते हैं, ना कि हम इंटरनल एनर्जी को एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं। इसके आधार पे हम एक और भी डेफिनेशन इसकी और भी क्लियरली आपको बुक्स के माध्यम से, जैसे बुक जो आप पढ़ेंगे उसमें कैसे इंटरनल एनर्जी को डिफाइन किया वो भी हम बताते हैं। सिंपल सी बात, बस माइंड में आप ये बात सेट रखिए कि इंटरनल एनर्जी को एग्जैक्टली इंटरनल एनर्जी की वैल्यू को डिफाइन नहीं किया जा सकता है, बस उसको इनिशियल से फाइनल स्टेट में इंटरनल एनर्जी के चेंज को प्राप्त किया जा सकता है। यानी हमेशा हम इंटरनल एनर्जी के चेंज को क्लियरली प्राप्त कर सकते हैं, क्लियरली उसके एग्जैक्ट वैल्यू को प्राप्त, इंटरनल एनर्जी की एग्जैक्ट वैल्यू को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ये माइंड में बात सेट रखें, हमेशा हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। कभी भी हम इंटरनल एनर्जी को यू से डिनोट करते हैं हम यहाँ के लिए, तो यू की कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू हम निकाल नहीं सकते हैं, कभी नहीं निकाल सकते हैं, कभी भी नहीं निकाल पाएंगे। हम हमेशा जब भी निकाल पाएंगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू यानी डेल यू की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, बट हम कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ यू की फाइंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमको किसी भी सब्सटेंस की टोटल एनर्जी के बारे में क्लियर पता नहीं है। इसलिए हम सब्सटेंस की, जैसे हमने एग्जांपल के आधार पे वो मनी बैंक के आधार पे हमने आपको बताया था कि टोटल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी को हम क्लियर नहीं कर सकते हैं। यानी जब भी हम एनर्जी, इंटरनल एनर्जी को फाइंड करेंगे, इंटरनल एनर्जी को डिस्क्राइब करेंगे, डिफाइन करेंगे, तो हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, इनिशियल टू फाइनल स्टेट में इंटरनल एनर्जी में क्या चेंजिंग होती है, क्या इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होती है, हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, उसमें के चेंज को निकाल सकते हैं, न कि इंटरनल एनर्जी की एग्जैक्ट वैल्यू को। ठीक है, ठीक है। तो हमने आपको अभी पीछे बताया था कि जैसे किसी भी सब्सटेंस के या किसी भी सिस्टम की पर्टिकुलर इंटरनल एनर्जी को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं,
ठीक। लेकिन अगर हम मॉलिक्यूलर पॉइंट ऑफ व्यू पे कंसीडर करें, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स के आधार पर अगर हम बात करें तो सिंपली हम कह सकते हैं, एक प्रकार से मेजर कर सकते हैं या आप बता सकते हैं कि जो सिस्टम के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो उसमें कुछ एनर्जी हमको किसी भी सर्टेन सिस्टम के लिए जो मॉलिक्यूलर एनर्जी होती है वो नॉट ऑपरेंट, वो ऑपरेंट हमको मैकेनिकल एनर्जी जो होगी किसी भी सर्टेन सिस्टम की अगर हम बात करें मालिक्यूलर पॉइंट ऑफ व्यू के आधार पे, यानी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर हम जाएं तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम कह सकते हैं कि द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज इक्वल टू द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक ना, किसी भी सिस्टम के मॉलिक्यूलर पॉइंट ऑफ व्यू के आधार पे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर हम जाएं तो हम ये कह सकते हैं कि द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज इक्वल टू द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल से क्या है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो योग होगा उसकी इंटरनल एनर्जी सिस्टम की कही जा सकती है जिस सिस्टम में मॉलिक्यूल्स लाइज करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम जनरली इंटरनल एनर्जी की क्लियर बात करें तो इंटरनल एनर्जी को क्लियरली हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करें तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करें तो इन थर्मोडायनेमिक्स में हम मॉलिक्यूलर पॉइंट ऑफ व्यू के आधार पे तो हम सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के समेशन को कंसीडर कर सकते हैं, बट इन थर्मोडायनेमिक्स अगर हम कंसीडर करें तो थर्मोडायनेमिक्स में हम केवल सिस्टम के इंटरनल एनर्जी के चेंज की गणना कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू को। ठीक ना, जैसे कि क्योंकि जो इंटरनल एनर्जी होती है जस्ट लाइक हम इसको समझ सकते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से। जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम कंसीडर करते हैं तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को यानी इंटरनल एनर्जी को हम एनालॉगस मान सकते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को क्या करते हैं हम, इनिशियल टू फाइनल स्टेट मेजर करते हैं, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो जो है जो फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए अगर यानी कि स्वतंत्रतापूर्वक कोई पिंड एक ऊंचाई से गिरा तो वहाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम मेजर करें तो हम केवल उसके इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, ना कि वो उसके पोजीशन पे डिपेंड करता है। ठीक ना, कि किस प्रकार से वो फाइनल पोजीशन को प्राप्त करता है, किस पाथ से वो फाइनल पोजीशन पे आता है, इसको वो डिफाइन नहीं करता है। वो केवल उसके इनिशियल और फाइनल यानी कि जहाँ से वो स्टार्ट करता है गिरना यानी कि फ्रीली फॉल यानी कि स्वतंत्रतापूर्वक जहाँ से गिरता है वहाँ से हम मेजर करते हैं, और जहाँ तक गिरता है यानी इनिशियल टू फाइनल स्टेट के ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फील्ड को जो हम कंसीडर करते हैं, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को जो हम कंसीडर करते हैं वो इनिशियल टू फाइनल कंसीडर करते हैं। वो फाइनल स्टेट किस पाथ से यानी किस प्रकार से प्राप्त करता है इससे हमको मतलब नहीं है, हमको केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट यानी चेंज ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात हम हमेशा करते हैं। इसी प्रकार से हम थर्मोडायनेमिक्स में भी चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात करेंगे, यानी हम एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। हम डिफाइनेबल प्रोसेस में अगर हम डिफाइनेबल कॉन्सेप्ट में कंसीडर करें तो हम केवल चेंज इन इंटरनल एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं, बट इन मॉलिक्यूलर पॉइंट ऑफ व्यू के आधार पर जैसे बुक्स में हमने देखा, बुक्स में दिया हुआ है कि जो सिस्टम होता है सिस्टम में कुछ मैकेनिकल एनर्जी होती है जो हमको ऑपरेंट नहीं होती है बट सिस्टम में कार्य करने की क्षमता होती है। तो वही कार्य करने की जो क्षमता जिस एनर्जी के कारण होती है वो हमको ऑपरेंट नहीं होती है, हमको मेजरेबल नहीं होती है, बट हम उसी एनर्जी को उसकी इंटरनल एनर्जी कंसीडर कर सकते हैं, उसकी इंटरनल एनर्जी कंसीडर कर सकते हैं। इसी प्रकार से थर्मोडायनेमिक सिस्टम में भी जो इनहेरेंट एनर्जी उसकी आंतरिक ऊर्जा होती है, जो स्वयं की ऊर्जा सिस्टम की होती है, वो उसकी इंटरनल एनर्जी कही जा सकती है। ठीक, अब हम यहाँ से ध्यान दीजिए, यहां से हम कंसीडर कर सकते हैं कि इफ ए सिस्टम डज नॉट पोजेज ऑपरेंट एक्सटर्नल मैकेनिकल एनर्जी बट इज स्टिल कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क, इट इज सेड टू बी पोजेज इंटरनल एनर्जी। यानी यदि किसी सिस्टम को हम कंसीडर करें जिसमें वो ऑपरेंट मैकेनिकल एनर्जी को यानी हम मैकेनिकल एनर्जी को नहीं देख रहे हैं फिर भी वो कार्य करने की क्षमता उसमें है, तो हम कह सकते हैं कि जिस एनर्जी के कारण वो ऐसा है वही एनर्जी हमारी क्या होगी, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कही जाएगी, या हम कह सकते हैं कि सिस्टम हमारा इंटरनल एनर्जी को रखता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि द इंटरनल एनर्जी इन ए सिस्टम इज ऑफ टू टाइप्स। मॉलिक्यूलर पॉइंट ऑफ व्यू के आधार पे हम कंसीडर करें तो मॉलिक्यूलर पॉइंट ऑफ व्यू के आधार पे हम कह सकते हैं सिस्टम में जो इंटरनल एनर्जी होगी वो दो प्रकार से होगी। इंटरनल एनर्जी कैसे, जैसे हम मान लेते हैं ये कोई हमारा सिस्टम है, ठीक है, समझ आ जाएगा आपको। हमारी जो बात है जो हमने पहले बताई थी वो आपको एकदम कॉन्सेप्चुअल क्लियर रखनी है
बात हमारी वो एकदम एग्जैक्टली सही है कि मॉलिक्यूलर पॉइंट ऑफ व्यू के आधार पर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर हम कंसीडर करें तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम इंटरनल एनर्जी को किसी सिस्टम के इंटरनल एनर्जी को हम सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी कंसीडर कर सकते हैं, बट इन थर्मोडायनेमिक्स हम ऐसा कंसीडर नहीं करेंगे जैसे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में करते हैं। ठीक ना, उसी के आधार पर हमने आपको बताया ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम मेजर कहाँ करते हैं, इनिशियल टू फाइनल। इनिशियल टू फाइनल वो किस प्रकार से फाइनल स्टेट में आता है इससे हमसे मतलब नहीं है। ठीक है, इनिशियल से फाइनल में वो आया तो इनिशियल से फाइनल के बीच के ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को यानी चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की गणना हम करते हैं इनिशियल टू फाइनल स्टेट। उसी प्रकार से हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी को डिफाइनेबल प्रोसेस में कंसीडर कर सकते हैं फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल स्टेट। ठीक है, अब हम यहाँ मॉलिक्यूलर पॉइंट ऑफ व्यू के आधार पे जो कॉन्सेप्ट यहाँ बता रहे हैं इसको भी आप ध्यान रखेंगे। जैसे हम यहाँ कंसीडर करते हैं कोई सॉलिड है, उसमें हम मान लेते हैं कि ये मॉलिक्यूल्स हैं, इस प्रकार से होंगे, इस प्रकार से मॉलिक्यूल्स हमारे हैं। ठीक ना, यहाँ देख सकते हैं आप, इस प्रकार से मॉलिक्यूल्स हैं। हम यहाँ हीट एनर्जी इसको प्रोवाइड करते हैं, हीट एनर्जी हम यहाँ प्रोवाइड करेंगे तो जो मॉलिक्यूल्स होंगे सॉलिड है तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स क्या हैं, ये एक दूसरे से इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स से स्ट्रांगली इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स से अटैच्ड होंगे। तो यहाँ मॉलिक्यूल्स क्या कर सकते हैं, वाइब्रेट कर सकते हैं। इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से मॉलिक्यूल्स हमारे फॉरवर्ड बैक एंड फॉरवर्ड वाइब्रेट कर सकते हैं या मोशन में आ सकते हैं। यानी कि एनर्जी जब आप बढ़ाएंगे, हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो मॉलिक्यूल्स के बीच का यानी इसका इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स के अगेंस्ट वर्क करेंगे, मॉलिक्यूल्स के बीच का सेपरेशन इंक्रीज होगा। सेपरेशन यहाँ क्या होगा, इंक्रीज होगा। यानी कहने का मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच का सेपरेशन यानी कि सेपरेशन जो है इंक्रीज करेगा। जब सेपरेशन यानी मॉलिक्यूल्स के बीच के का जो स्पेस है, जब ये सेपरेशन इनका बढ़ेगा, सेपरेशन बढ़ेगा तो सेपरेशन जब इंक्रीज करेगा तो स्टेट क्या होगा, उस स्टेट को हम कह सकते हैं स्टेट चेंज। तो ये कंडीशन हमको तब मिलेगी जब स्टेट चेंज होंगे। यानी मॉलिक्यूल्स क्या है, जैसे हमने सॉलिड कंसीडर किया है, जब इनके मॉलिक्यूल्स के बीच का सेपरेशन इंक्रीज करेगा, सेपरेशन बढ़ेगा तो स्टेट चेंज होंगे। यानी मॉलिक्यूल्स जो हमारा सॉलिड है, सब्सटेंस है, ये सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से वेपर में एक्सेट्रा इस प्रकार से कन्वर्ट हो जाएगा। यानी इनके बीच का स्टेट क्या होगा, चेंज होगा, स्टेट चेंज होगा तो इनके बीच का सेपरेशन इंक्रीज कर सकता है। नहीं तो हम यहाँ से जब हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो सिस्टम का क्या होगा, इसकी काइनेटिक यानी इसका वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ेगी। वाइब्रेशन यानी बढ़ेगा, यानी कहने का मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। मॉलिक्यूल्स क्या है, मूव करेंगे, अपने स्पेस में वाइब्रेट करेंगे, कंपन बढ़ेगा। कंपन बढ़ने के कारण क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। और काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी जब इंक्रीज करेगी तो क्या होगा, हीट एनर्जी देने पे दो प्रकार से हीट एनर्जी यहाँ होगी। सम पार्ट ऑफ इट क्या होगा, इसके बीच के स्पेस को यानी सेपरेशन को इंक्रीज करने का प्रयास करेगा। यानी कहने का मतलब सेपरेशन इंक्रीज करेगा, एक्सटर्नल जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स है उसके अगेंस्ट वर्क करेगा, अगेंस्ट वर्क करेगा। हीट एनर्जी क्या करेगा, सेपरेशन इंक्रीज करना चाहेगा, यानी वो हमको देगा, सेपरेशन इंक्रीज करेगा तो यानी क्या हमको देगा, पोटेंशियल एनर्जी देगा। और जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच के मोशन, मॉलिक्यूलर जो कम वाइब्रेशन है या इनके बीच का मोशन जब इंक्रीज करेगा, यानी कहने का मतलब है टेम्परेचर इंक्रीज करेगा एक प्रकार से। तो मॉलिक्यूलर मोशन जब इंक्रीज होगा तो कहने का मतलब उनकी वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी नहीं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। यानी मॉलिक्यूलर पॉइंट ऑफ व्यू के आधार पे हम समझें तो कोई भी सिस्टम हमारा जो है, मॉलिक्यूल्स क्या है, छोटे छोटे टीनी विजुअल टीनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है। और जब हम सिस्टम को यानी कि जब हम यहाँ से कंसीडर करें और ये मॉलिक्यूल क्या होते हैं, रैंडमली कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ मोशन में होते हैं, रैंडमली मूव करते हैं, रैंडम मोशन में या कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं। यहाँ हम कंसीडर करें सॉलिड की बात कर रहे हैं तो सॉलिड में तो ऐसा हमको नहीं दिखेगा, लेकिन लिक्विड और गैस के लिए हम ऐसा कंसीडर कर सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। यानी कि जो सिस्टम होता है उनके जो पार्टिकल्स होते हैं, यानी कहने का जो मैटर होता है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है। और उन पार्टिकल्स के जो छोटे छोटे पार्टिकल उन्हीं को हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, हमेशा कंटिन्यूअस रैंडम मोशन में होते हैं ड्यू टू द थर्मल स्टेट ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस के उसमें विक्षोभ के आने, उसमें स्थिति के कारण, थर्मल स्टेट के कारण क्या होता है, सब्सटेंस के थर्मल स्टेट के कारण वो सब्सटेंस के कहने का मतलब है कि मॉलिक्यूलर मोशन यानी मॉलिक्यूल्स हमेशा रैंडमली मूव करते रहते हैं, कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं इस प्रकार से। ठीक ना, तो उनकी क्या है, ड्यू टू दिस मोशन उनके मॉलिक्यूल्स अपोजिट हैं। इसी मोशन के कारण जो मोशन होता है, यानी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं छोटे छोटे किसी भी पदार्थ के, वो मॉलिक्यूल्स क्या हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। उन्हीं पार्टिकल्स को हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल्स क्या है, कंटिन्यूअस मोशन में, रैंडम मोशन में होते हैं। जैसे सॉलिड स्टेट में कंसीडर करें तो रैंडम मोशन नहीं होता है, लेकिन वो अपने यानी कहने का मतलब अपने एक्सिस पे जहाँ वो होते हैं उसी में वाइब्रेट करते हैं, यानी लैटिस वाइब्रेशन हुआ तो वहाँ भी कंपन होता है।
ठीक ना, यानी मॉलिक्यूल कंपन करते रहते हैं, वाइब्रेशन होता है। सॉलिड में रैंडम मोशन होता है, गैस में और भी स्पेस मॉलिक्यूल्स के बीच का बढ़ जाता है और मोशन और भी क्या होता है, यानी और रैंडम मोशन बढ़ जाता है, ठीक ना। तो कहने का मतलब थर्मल स्टेट के कारण कंटिन्यूअस मोशन उसमें होता है। आगे हम इसी प्रकार से कह सकते हैं किसी मोशन के कारण जो मॉलिक्यूल्स यानी जो मैटर होता है उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। तो किसी भी सिस्टम को अगर हम कंसीडर करें जो यहाँ से टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, यानी जो उनकी मॉलिक्यूल्स की जो कंटिन्यूअस मोशन है इसी के कारण उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है जो सिस्टम के टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेगा तो उनके बीच का मॉलिक्यूलर मोशन बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर मोशन बढ़ेगा यानी उनकी वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं द टोटल एनर्जी ऑफ all the molecules of a system is known as internal kinetic energy of the system। यानी कहने का मतलब है कि जो सिस्टम है, सिस्टम में मॉलिक्यूलर पॉइंट ऑफ व्यू के आधार पे हम समझें तो थर्मोडायनेमिक्स में जो हमने कहा कि सिस्टम होता है वो सिस्टम में कुछ इनहेरेंट एनर्जी यानी आंतरिक ऊर्जा होती है जो हमको मैकेनिकल एनर्जी ऑपरेंट नहीं होती है लेकिन सिस्टम में कार्य करने की क्षमता होती है, वही मैकेनिकल एनर्जी हमारी इंटरनल एनर्जी कही जाती है। इंटरनल एनर्जी मॉलिक्यूलर पॉइंट ऑफ व्यू के आधार पर हम समझें तो ये सिस्टम में दो प्रकार की होती है जो कि इंटरनल काइनेटिक एनर्जी और इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी कही जाती है। इंटरनल काइनेटिक एनर्जी हमने आपको बताया कि अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थियरी मैटर, हम जानते हैं मैटर क्या होता है, छोटे छोटे टीनी मॉलिक्यूल से टीनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है, उन्हीं टीनी पार्टिकल्स को हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लगातार कंटिन्यूअस रैंडम मोशन के स्टेट में, कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ मोशन यानी कहने का मतलब कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं, लगातार गति की अवस्था में होते हैं। और लगातार गति की अवस्था में होने के कारण ये इनके थर्मल स्टेट ऑफ सब्सटेंस यानी सब्सटेंस के थर्मल स्टेट के कारण लगातार गति की अवस्था में होते हैं, ठीक ना। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है और जो कि डिपेंड करती है टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस में, सब्सटेंस के टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें तो मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, इंक्रीज करेगी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स, हम कह सकते हैं द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सिस्टम इज नोन एज इंटरनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। हम कह सकते हैं इज नोन एज इट्स इंटरनल एनर्जी ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। इसी प्रकार से इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे होती है, यानी हमने कहा कि जो इंटरनल एनर्जी होगी वो दो प्रकार से हो सकती है, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी और इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। मॉलिक्यूलर पॉइंट ऑफ व्यू के आधार पे आपको बता रहे हैं, काइनेटिक थियरी ऑफ मैटर के आधार पे हमने बताया कि जो मॉलिक्यूल्स हैं लगातार गति की अवस्था में होंगे, ये हम जानते हैं छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, मॉलिक्यूल कहे जाते हैं। और थर्मल स्टेट ऑफ सब्सटेंस के कारण ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये रैंडमली मोशन में होते हैं, कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं। जैसे सॉलिड स्टेट में है तो वाइब्रेशन में होंगे, ठीक है। और यही जो यानी इनकी जो थर्मल स्टेट में ये मोशन में होते हैं, रैंडम मोशन में होते हैं, इन्हीं मोशन के कारण हम कह सकते हैं कि सबसे जो इंटरनल एनर्जी है, यानी कहने का मतलब है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कुछ काइनेटिक एनर्जी रखते हैं। अगर हम टेम्परेचर और जो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, और जब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो हम कह सकते हैं दस द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ all the molecule of system is known as its internal kinetic energy। यानी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है सिस्टम की के मॉलिक्यूल्स की जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है ऑफ ऑल मॉलिक्यूल ऑफ सिस्टम इज नोन एज टोटल इंटरनल काइनेटिक एनर्जी कही जाएगी। अब इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जब हीट एनर्जी हम अप्लाई करेंगे तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स जो सब्सटेंस हो म्यूचुअली अट्रैक्टेड होते हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स से बंधे होते हैं। तो जब आप हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, जब सिस्टम को हम एनर्जी यहाँ से प्रोवाइड करेंगे, यानी कि जो इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स से बंधे होते हैं उसी इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स के कारण उनमें एक पोटेंशियल एनर्जी होती है जिसके कारण वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। समझ रहे हैं ना, जैसे जैसे आप एनर्जी बढ़ाएंगे यानी कहने का मतलब सिस्टम पोजेट पोटेंशियल एनर्जी, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो होगा सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स और अट्रैक्टिव फोर्स पे डिपेंड करता है। ये जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो जो इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स होगा सब्सटेंस के बीच का, इसी इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स पे पोटेंशियल एनर्जी हमारी डिपेंड करती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब हम सिस्टम को हीट देते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, तो सिस्टम के जो हीट प्रोवाइड करते हैं उसका कुछ भाग क्या होता है, कहाँ खर्च होता है, वर्क अगेंस्ट द इंटरनल फोर्स, जो इनके बीच में इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स होता है, इसके यानी अपोज में, इसके अगेंस्ट कार्य करने में वो हीट एनर्जी हमारी खर्च होती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं हीट एनर्जी हमारी खर्च होती है और
सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है। एक प्रकार से एक बार फिर से आप पोटेंशियल इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में समझेंगे। इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है कि जो सब्सटेंस होते हैं वो म्यूचुअली, जो सब्सटेंस होते हैं वो छोटे छोटे मालिक्यूल से मिलकर बने, तो मालिक्यूल्स क्या है, इंट्रामालिकुलर फोर्स से बधे होते हैं, ठीक ना, इंट्रामालिकुलर फोर्स से बधे होते हैं। और यही इंट्रामालिकुलर फोर्स से जो बधे होते हैं, यही फोर्स हम क्या कहते हैं, यही इनका क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। इसके कारण हम कह सकते हैं कि इनमें क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। ये पोटेंशियल एनर्जी को रखते हैं और इस प्रकार से जब हम हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो जो हीट एनर्जी होती है वो इसी इंट्रामालिकुलर फोर्स के अगेंस्ट वर्क करती है, ठीक ना, अगेंस्ट वर्क करती है, यानी इंट्रामालिकुलर फोर्स से सब्सटेंस को दूर करना चाहती है, दूर करने का प्रयास करती है और इसके अगेंस्ट वर्क करती है। तो इस प्रकार से हम कहते हैं जितनी हीट एनर्जी आप प्रोवाइड करेंगे उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, और ये पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करेगी उनके सेपरेशन और मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स पे। दस द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड द इट्स इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। यानी हम कह सकते हैं कि जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी ऑल द मॉलिक्यूल ऑफ सिस्टम इज नोन एज इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कही जाएगी। हीट एनर्जी हम प्रोवाइड करेंगे तो इसी इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी के अगेंस्ट, यानी इंटरनल फोर्स के अगेंस्ट कार्य होगा और इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करेगी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो सिस्टम होता है, जो उसमें मैकेनिकल एनर्जी ऑपरेंट नहीं होती है, उस मैकेनिकल एनर्जी जो ऑपरेंट नहीं होती है उसके कारण जो यहाँ से कहने का मतलब है मैकेनिकल एनर्जी ऑपरेंट नहीं होती, फिर भी सिस्टम में जो कार्य करने की क्षमता होती है वही उसकी इंटरनल एनर्जी होती है। तो इंटरनल एनर्जी हम कह सकते हैं दो प्रकार से हम कंसीडर कर सकते हैं। इंटरनल एनर्जी जो होती है हमारी दो प्रकार की होती है, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी और इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। इंटरनल काइनेटिक एनर्जी हमने आपको बताया कि अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थियरी ऑफ मैटर हम जानते हैं कि मॉलिक्यूल्स जो है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं और थर्मल स्टेट ऑफ सब्सटेंस के कारण मॉलिक्यूल लगातार मोशन में होते हैं और ये इन्हीं मॉलिक्यूलर मोशन के कारण जो इनका कंटिन्यूअस मोशन होता है, रैंडम मोशन होता है, इसी के कारण मॉलिक्यूल्स में कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है जो कि डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। अगर सब्सटेंस का टेम्परेचर, सिस्टम का टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं तो इनके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज करती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ऑल द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सिस्टम इज नोन एज इंटरनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, हमने आपको बताया कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक इंटरनल जो मॉलिक्यूल्स हमारे होते हैं वो अट्रैक्टिव फोर्स से या इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स से बधे होते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स से जुड़े होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक ना। तो इसी इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स के कारण उनमें क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी, यानी वो पोटेंशियल एनर्जी को रखते हैं। अब हम यहाँ कहते हैं कि ये पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो डिपेंड करती है सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, यानी इनके बीच के सेपरेशन पे और अट्रैक्टिव फोर्स पे, ठीक ना। सेपरेशन अगर इंक्रीज करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हम कहते हैं सेपरेशन और अट्रैक्टिव फोर्स पे डिपेंड करती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल ऑफ ए सिस्टम इज नोन एज इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। इसी को हम इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इस प्रकार से जब हम किसी सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते हैं तो हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसका कुछ भाग क्या होता है, इसके इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स के, यानी इसके अट्रैक्टिव फोर्स के अगेंस्ट, एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट वर्क करता है। और यही वर्क जो हम यहाँ पे कहने का मतलब है कि इंटरनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क करता है। जो इंटरनल फोर्स इसके बीच में लगा होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में, इनके अगेंस्ट वर्क करता है और ये इनकी इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज करती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो सिस्टम होता है उसकी टोटल इंटरनल एनर्जी उसके इंटरनल काइनेटिक एनर्जी और इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होती है, यानी उसकी इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी के समेशन के इक्वल होती है। तो हम यहाँ से कंसीडर कर सकते हैं कि यदि कोई सिस्टम है उसकी इंटरनल काइनेटिक एनर्जी यू के हो एंड इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी यू पी हो यू के हो और इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी यू पी हो, तो देन उसका टोटल इंटरनल एनर्जी हम कंसीडर कर सकते हैं यू इज इक्वल टू हो जाएगा यू के प्लस यू पी के। सिंपल सी बात है, हमने आपको बताया कि जो टोटल इंटरनल एनर्जी होगी उसके इंटरनल काइनेटिक एनर्जी और इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी, ठीक है। देखिए इंटरनल एनर्जी के बारे में आपने जाना कि इंटरनल एनर्जी अगर हम मॉलिक्यूलर पॉइंट ऑफ व्यू के आधार पे समझें तो इंटरनल एनर्जी क्या है, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी और इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी के समेशन के इक्वल होता है, ठीक है। इंटरनल एनर्जी को दो प्रकार से हम समझ सकते हैं, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी और इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी से। और इंटरनल काइनेटिक एनर्जी और इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी का जो योग होता है, जो समेशन होता है, वही टोटल इंटरनल एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है, ये हम जानते हैं, ठीक है। इस प्रकार से
हमने आपको इंटरनल काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताया कि इंटरनल काइनेटिक एनर्जी क्या है। हमने कहा कि जब कोई सिस्टम में यानी मैकेनिकल एनर्जी हमको ऑपरेंट नहीं होती है, फिर भी हम देखते हैं कि सिस्टम वर्क कर रहा है, तो हम कहते हैं कि उसमें कुछ ऊर्जा है। वही जो ऊर्जा होती है वही उसकी यानी उस बॉडी की एनर्जी कही जाती है। इसी प्रकार से थर्मोडायनेमिक सिस्टम में अगर हम बात करें तो जो मैकेनिकल एनर्जी हमको ऑपरेंट नहीं होती है, जो इनहेरेंट एनर्जी इन द थर्मोडायनेमिक सिस्टम होती है, वही सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कही जाती है। इनहेरेंट एनर्जी का मतलब जो उसमें पहले से एनर्जी उपस्थित होती है यानी प्रेजेंट होती है। ठीक है, इस प्रकार से हमने आपको बताया कि सिस्टम में उपस्थित जो उसकी काइनेटिक एनर्जी, यानी कहने का मतलब सिस्टम में जो एनर्जी पहले से होती है, यानी मैकेनिकल एनर्जी जो ऑपरेंट नहीं होती है, मैकेनिकल इंटरनल एनर्जी हमको दिखती नहीं है यानी मेजर नहीं कर सकते हैं, लेकिन सिस्टम हमारा वर्क कर सकता है, तो उसी एनर्जी को हम उसकी इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। इंटरनल एनर्जी मॉलिक्यूलर पॉइंट ऑफ व्यू के आधार पर समझा जाए तो इंटरनल एनर्जी दो प्रकार से हम कंसीडर कर सकते हैं, दो प्रकार की होती है। हमने आपको बताया कि द इंटरनल एनर्जी इन ए सिस्टम इज ऑफ टू वे टाइप्स, यानी दो प्रकार की होती है इंटरनल एनर्जी। किसी सिस्टम में इंटरनल एनर्जी दो प्रकार की होती है। सिस्टम हमने कंसीडर कर लिया कि कोई भी सिस्टम आप कंसीडर करते हैं, मानते हैं, तो सिस्टम अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर पॉइंट ऑफ व्यू माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर हम कंसीडर करें तो हम कह सकते हैं कि जो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थियरी ऑफ मैटर हम जानते हैं कि जो मैटर है, जो भी पदार्थ बनता है, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ठीक, और वे पार्टिकल क्या होते हैं, ऑलवेज कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं, रैंडम मोशन और कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं। उन पदार्थ के जो मॉलिक्यूल्स यानी टीनी पार्टिकल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो ऑलवेज रैंडम मोशन में होते हैं ड्यू टू द थर्मल स्टेट ऑफ सब्सटेंस, यानी सब्सटेंस के थर्मल स्टेट के कारण यानी टेम्परेचर के कारण वो ऑलवेज कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं, रैंडम मोशन में होते हैं। लिक्विड स्टेट और गैसेस में रैंडम मोशन में होंगे, अगर सॉलिड स्टेट में हो तो मूव तो नहीं कर सकते हैं, यानी रैंडम मूव नहीं कर पाएंगे, लेकिन वाइब्रेशन में होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने कहा कि वो मोशन में होंगे तो कुछ काइनेटिक एनर्जी रखेंगे। जब मोशन में रहेंगे तो उनमें कुछ वेलोसिटी होगी तो काइनेटिक एनर्जी वो रखेंगे। जैसे कंपन ही है तो कंपन है, वाइब्रेट कर रहे हैं, तब भी उसमें कुछ न कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, तो जैसे जैसे हमने कहा कि इस प्रकार से वो काइनेटिक एनर्जी क्या है, वो काइनेटिक एनर्जी जो है सब्सटेंस की काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड होगी। तो जब टेम्परेचर आप इंक्रीज करेंगे तो सबसे यानी जो सिस्टम आपने कंसीडर किया उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, उनके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, सिस्टम की नहीं, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं द टोटल ऑल द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ ए सिस्टम, यानी किसी भी सिस्टम के मॉलिक्यूल, सिस्टम में लाइज करने वाले पोज, यानी कि जो भी सिस्टम मॉलिक्यूल से बना हुआ है, जो मैटर है, उस मैटर के यानी जो सिस्टम हमने कंसीडर किया है उस सिस्टम के यानी कि ऑल द काइनेटिक एनर्जी, ऑल द टोटल, यानी कह सकते हैं द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल ऑफ ए सिस्टम इज नोन एज या इज कॉल्ड इट्स टोटल इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। इसकी इंटरनल काइनेटिक एनर्जी कही जाएगी। जो सिस्टम आपने कंसीडर किया है उसमें जो मैटर आपने लिया है, उस मैटर के मॉलिक्यूल्स की जो कुल गतिज ऊर्जा होगी, कुल काइनेटिक एनर्जी होगी, वही काइनेटिक एनर्जी इंटरनल काइनेटिक एनर्जी कही जाएगी। अब इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि इन द मैटर यानी किसी भी पदार्थ में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऑल द मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टेड विद ईच अदर, एक दूसरे से आकर्षित होते हैं। हम जानते हैं कि ब्रह्मांड में प्रत्येक एक कण प्रत्येक दूसरे कण को अपनी तरफ आकर्षित करता है। उसी प्रकार से मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एक दूसरे से एक इंटरनल अट्रैक्टिव फोर्स से अटैच्ड होते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स के कारण अट्रैक्ट किए जाते हैं, आकर्षित होते हैं। इनके बीच में एक इंटरनल इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स लगता है, ठीक ना। तो वो जो फोर्स होता है, उस फोर्स के कारण हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स में क्या है, कुछ पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक ना। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ होती है। अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पोटेंशियल एनर्जी को रखते हैं, ठीक। तो ड्यू टू, और ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, उनके अट्रैक्टिव फोर्स और उनके बीच के सेपरेशन पे डिपेंड करती है। उनके बीच के सेपरेशन और अट्रैक्टिव फोर्स उनके बीच में लगता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, उस पर डिपेंड करती है ये पोटेंशियल एनर्जी आती है, ठीक ना। तो पोटेंशियल एनर्जी, तो यही जो हम कह सकते हैं कि दस ऑल द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस इज नोन एज इट्स इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स की जो कुल पोटेंशियल एनर्जी होगी, वही पोटेंशियल एनर्जी इसकी इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी कही जाएगी। जब हम किसी सिस्टम को हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो उसका कुछ पार्ट क्या होता है, वर्क करता है अगेंस्ट द इंटरनल फोर्स। यही जो इंटरनल फोर्स है, इसी इंटरनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क करता है और इसकी इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती है। इस प्रकार से जो सिस्टम की इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी है और इंटरनल काइनेटिक एनर्जी है, इनका समेशन इस प्रकार से हम कह सकते हैं, दस द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज इक्वल टू द समेशन ऑफ इंटरनल काइनेटिक एनर्जी एंड इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। जैसे हमने यहाँ माना कि इफ इंटरनल काइनेटिक एनर्जी इज यू के एंड इंटरनल पोटेंशियल
पोटेंशियल एनर्जी इज यूपी, देन टोटल इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू यू इज इक्वल टू हो जाएगा यूके प्लस यूपी, वेयर यूके इज द इंटरनल काइनेटिक एनर्जी एंड यूपी इज द इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये तो हो गया इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सब्सटेंस यानी ऑफ ए सिस्टम हमने कंसीडर किया कि दो प्रकार से होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर पॉइंट ऑफ व्यू के आधार पे हमने बताया कि इंटरनल काइनेटिक एनर्जी और इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी का जो समेशन होता है वही हमारा, क्योंकि हमने बताया है आपको कि सिस्टम की जो कुल ऊर्जा होती है वही सिस्टम की ऊर्जा ये क्या होती है, इंटरनल एनर्जी कही जाती है। यानी सिस्टम की वो एनर्जी जो हमको ऑपरेंट नहीं होती है बट सिस्टम कार्य करने में एबल होता है यानी योग्य होता है, कार्य करने की क्षमता सिस्टम में होती है, तो वही एनर्जी हमारी इंटरनल एनर्जी कही जाती है। और ये दो प्रकार की होती है, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी और इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी ऑन द मॉलिक्यूलर पॉइंट ऑफ व्यू। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हमने इसको डिफाइन किया, आपको बताया, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम जानते हैं कि जो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी से मिलकर हमारा जो इंटरनल एनर्जी है, ये किसी भी सिस्टम के टेम्परेचर डिफरेंस, यानी कहने का मतलब जैसे हम मान लें कि किसी भी सिस्टम में हीट फ्लो जीरो है यानी टेम्परेचर डिफरेंस जीरो है, हम मान लें कि सिस्टम की डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर पे यानी कि जो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर है वो जीरो है, यानी हीट फ्लो अगर जीरो है तो हम ये नहीं कहेंगे कि यहाँ हीट फ्लो नहीं कर रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है, दैट मीन्स यहाँ इंटरनल एनर्जी नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये हम कहेंगे यानी इंटरनल एनर्जी जो है वो हीट पे, कहने का मतलब है एक प्रकार से इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पे एक प्रकार से कह सकते हैं कि हमारी जो इंटरनल एनर्जी है ये हीट पे डिपेंड नहीं करेगी, यानी हीट से, यानी अगर हीट फ्लो जीरो है यहाँ पे, यानी हीट फ्लो नहीं कर रहा है, तो हम यहाँ ये नहीं कह सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी नहीं होगी। विदाउट डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर हम यहाँ कंसीडर कर सकते हैं कि यदि कोई हीट फ्लो नहीं कर रहा है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, तब भी इंटरनल एनर्जी वहाँ एग्जिस्ट होगी। ऐसा नहीं है कि हीट फ्लो नहीं कर रहा है, क्योंकि हीट फ्लो करेगा टेम्परेचर डिफरेंस के कारण। अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है तो हीट फ्लो नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे इंटरनल एनर्जी नहीं होगी, इंटरनल एनर्जी वहाँ एग्जिस्ट रहती है, पहले से उपस्थित होगी, ठीक है। अब यहाँ से हम कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ आपको बताया कि इंटरनल एनर्जी क्या है, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी और इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी के योग के बराबर होती है। फॉर आइडियल गैस अगर हम या गैसेस स्टेट में कंसीडर करें तो यहाँ देखिए सॉलिड स्टेट में आप हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, इनके बीच का सेपरेशन इंक्रीज करेगा, स्टेट चेंज होगा, ये लिक्विड सॉलिड से लिक्विड में बदल सकते हैं, यानी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी, ठीक है। यहाँ अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाएगा इन द लिक्विड मॉलिक्यूल्स, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो होंगे सॉलिड स्टेट के मॉलिक्यूल से उनके बीच के का अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, कम होगा, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इनसे ज़्यादा दूर पे हो जाएंगे, ठीक ना। इसके बाद अगर लिक्विड को हीट एनर्जी प्रोवाइड की जाए तो लिक्विड क्या होगा, गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। गैसेस स्टेट में जब मॉलिक्यूल्स जाएंगे तो और भी दूर हो जाएंगे, उनके बीच का इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स लगभग जीरो के बराबर हम मानते हैं। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस देयर आर नो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस, यानी गैस को मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस हमने ऐसा कहा है, और काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस को फॉलो करती है कौन, आइडियल गैस। तो आइडियल गैस के में क्या होता है, कोई भी इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स, कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होता है। तो जब अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होगा, जब कोई अट्रैक्टिव फोर्स या कोई इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होगा, तो इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, जीरो हो जाएगी। जब कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होगा, यूपी इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स पे डिपेंड करेगी। जब कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होगा तो इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी जीरो, और नेट इंटरनल एनर्जी क्या होगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। तो हम कह सकते हैं फॉर एन आइडियल गैस द टोटल इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू या इज इट्स टोटल काइनेटिक एनर्जी, यानी आइडियल गैस में जो उसकी कुल आंतरिक ऊर्जा होगी, कुल इंटरनल एनर्जी होगी, टोटल इंटरनल एनर्जी होगी, उसके टोटल इंटरनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। यानी आइडियल गैस में, या सिंपली हम कह सकते हैं गैसेस में जो इंटरनल एनर्जी होती है वो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी के इक्विवेलेंट होती है, ठीक ना। क्यों? अब यहां ध्यान दीजिए, हमने आपको बताया कि इंटरनल एनर्जी हमारा, इंटरनल एनर्जी जो है, इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी से मिलकर बनती है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी से मिलकर बनती है। काइनेटिक एनर्जी अगर किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, यानी सिस्टम के सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स का की वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, जब वो टक्कर करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, तो क्या है,
प्रोड्यूस करेंगे, जब स्ट्राइक करेंगे तो हीट कंटेंट प्रोड्यूस करेंगे, और हीट कंटेंट वही काइनेटिक एनर्जी उनकी किसमें हीट कंटेंट प्रोड्यूस करेगी, हीट प्रोड्यूस करेगी, और हीट क्या होगी, यानी हीट चेंज हो जाएगी किसमें, टेम्परेचर में। यानी कहने का मतलब है कि जब किसी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, सिस्टम के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, तो मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, और जब वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, उनके टेम्परेचर में हीट कंटेंट बढ़ाएगा, और हीट कंटेंट बढ़ेगा तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। यानी हम सिंपली कह सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी में जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किसका इंडिकेशन है, इंडिकेशन ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर इंक्रीजिंग को इंडिकेट करती है। यानी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी तो सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। बट इन पोटेंशियल एनर्जी क्या इंडिकेट करती है, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ द सब्सटेंस, यानी सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अट्रैक्टिव फोर्स पे डिपेंड करती है। जैसे जैसे अट्रैक्टिव फोर्स कम होता जाएगा या चेंज होगा तो सब्सटेंस क्या है, स्टेट चेंज होते जाएंगे, यानी सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से वेपर में, यानी गैस में कन्वर्ट होता जाएगा। तो यानी कहने का मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या इंडिकेट करती है, स्टेट चेंज ऑफ सब्सटेंस, यानी पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को इंडिकेट करती है, ठीक ना। यानी काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर इंक्रीजिंग, टेम्परेचर राइज को, यानी कि जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी तो इंडिकेट क्या करता है, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा सिस्टम का, और जब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी तो उसके स्टेट्स में चेंजिंग होगी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है, ये इंडिकेशन काइनेटिक एनर्जी यानी टेम्परेचर इंक्रीज को इंडिकेट करेगी, पोटेंशियल एनर्जी हमारा किसको, स्टेट चेंज को इंक्रीज करेगी। अब यहाँ समझिए, जब गैसियस स्टेट में हम चले जाएंगे तो गैसियस स्टेट के बाद क्या है, अगर हम वहाँ हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। गैस ऐसा नहीं है कि गैस किसी दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाएगा। जैसे सॉलिड की हीट एनर्जी बढ़ाएंगे, सॉलिड में एनर्जी इंक्रीज करेंगे, हीट एनर्जी बढ़ाएंगे, तो सॉलिड क्या है, सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो सॉलिड क्या है, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता जाएगा। जब कन्वर्ट होगा फिर लिक्विड की एनर्जी अगर बढ़ेगी तो लिक्विड क्या है, गैस में कन्वर्ट होगा। लेकिन गैस की एनर्जी आप बढ़ाएंगे तो गैस क्या है, गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। तो हम यहाँ कह सकते हैं, यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि फॉर गैसेस इंटरनल एनर्जी इज टोटल काइनेटिक एनर्जी, यानी गैसों के लिए क्या है, जो इंटरनल एनर्जी होगी वो कुल काइनेटिक एनर्जी होगी। गैसों के लिए पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, यानी इंटरनल एनर्जी किस फॉर्म में होगी, गैसों के लिए टोटल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। फॉर आइडियल गैस ये क्लियर है। आइडियल गैस के लिए हम एग्जैक्टली इसका स्टेटमेंट को कह सकते हैं आइडियल गैस के लिए, क्योंकि आइडियल गैस में हम जानते हैं कि द अट्रैक्टिव फोर्स इज जीरो। समझ रहे हैं ना, जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो जीरो होता है। बट हम रियल गैस में ऐसा कंसीडर नहीं कर सकते, हम इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स को निग्लेक्जिबल नहीं कंसीडर करते हैं, ठीक है, रियल गैस में। लेकिन आइडियल गैस में हम इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स को निग्लेक्जिबल कंसीडर करते हैं अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। हेंस दिस स्टेटमेंट फॉर पोटेंशियल एनर्जी के लिए जो है कि इंटरनल एनर्जी टोटल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी फॉर गैसेस। तो गैसेस में हम इस स्टेटमेंट को एग्जैक्टली कह सकते हैं केवल आइडियल गैस के लिए। रियल गैस के लिए हम जनरली कुछ न कुछ इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स होता है, इसलिए इस स्टेटमेंट को हम ट्रूली रियल गैस के लिए नहीं कह सकते हैं, आइडियल गैस के लिए कहेंगे। तो हम कह सकते हैं कि फॉर आइडियल गैस द टोटल इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द आइडियल गैस, यानी आइडियल गैस के टोटल गैस के मॉलिक्यूल्स की जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी वही उसकी इंटरनल एनर्जी के बराबर होगी, या इंटरनल एनर्जी को हम उसके टोटल काइनेटिक एनर्जी के इक्विवेलेंट कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब हम जानते हैं कि इंटरनल एनर्जी हमारी स्टेट फंक्शन होती है या पाथ फंक्शन होती है, ये हम देखते हैं। यहाँ देखिए ग्राफ बना हुआ है, यहाँ से हम देखते हैं कि हम किसी सिस्टम को कंसीडर करते हैं, इनिशियल स्टेट ए से सिस्टम हमारा फाइनल स्टेट बी में जाता है, ठीक है। हम मानते हैं, यहाँ से मान लेते हैं कि इनिशियल स्टेट पे उसका जो मतलब प्रेशर है वो PI हम मान लेते हैं, वॉल्यूम VI है, जब वो सिस्टम हमारा स्टेट ए में होता है तब। जब हम उसको Q अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करते हैं, Q अमाउंट ऑफ हीट हम प्रोवाइड करते हैं, Q अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करते हैं तो सिस्टम हमारा क्या होता है, फाइनल स्टेट PF और BF में पहुंच जाता है, यानी एट स्टेट B, यानी सिस्टम हमारा स्टेट ए से स्टेट बी में पहुंच जाता है जब हम Q अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, Q अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करते हैं तो सिस्टम क्या है, इनिशियल स्टेट ए से फाइनल स्टेट बी में पहुंच जाता है, यानी PI VI से PF VF में पहुंच जाता है, ठीक ना। अब इसी प्रकार से वेरियस प्रोसेस से जाता है, स्टेट ए से स्टेट बी में ये पाथ 1 से भी जाता है, पाथ 2 से भी जा सकता है, पाथ 3 से भी जा सकता है और पाथ
4 से भी जा सकता है। लेकिन अगर एवरी पाथ यानी हम यहाँ से इनिशियल टू फाइनल स्टेट हम पाथ 1 से अगर कंसीडर करें Q माइनस W की वैल्यू, यानी हम जानते हैं कि जब सिस्टम को Q अमाउंट ऑफ हीट हम प्रोवाइड करेंगे तो वर्क करेगा, यानी वॉल्यूम चेंज होगा। वॉल्यूम क्या है, VI से VF में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वॉल्यूम चेंज होगा, कुछ वर्क डन हमको फाइंड होगा, हम मान लेते हैं वर्क डन W होता है, ठीक है। तो अगर हम Q माइनस W की वैल्यू निकालें फॉर स्टेट 1 यानी पाथ 1 के लिए Q माइनस W की वैल्यू निकालें, तो ये देखिए स्टेट 1 के लिए Q और W की वैल्यू निकालें, मान लेते हैं Q1 माइनस W1, तो जो वैल्यू इसकी आएगी वही वैल्यू हम स्टेट 2 के लिए भी देखेंगे, Q यानी कि अमाउंट ऑफ हीट में से वर्क डन घटाएंगे, Q2 माइनस W2 के बराबर होगी। वही वैल्यू स्टेट 3 के Q3 माइनस W3 के बराबर होगी, Q4 माइनस W4 के बराबर होगी। यानी कहने का मतलब है कि जब हम हीट और वर्क डन में सब्सट्रैक्ट करेंगे, यानी आपस में उनको सब्सट्रैक्ट करें, Q माइनस W की वैल्यू अगर हम निकालें फॉर ऑल द पाथ, यानी पाथ 1 के लिए, पाथ 2 के, पाथ 3, पाथ 4 के, सब के लिए अगर हम Q माइनस W की वैल्यू निकालें तो सब के लिए Q माइनस W की वैल्यू क्या है, इक्विवेलेंट आती है, सेम आती है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो इंटरनल एनर्जी होगी सब्सटेंस की या सिस्टम की, वो इंटरनल एनर्जी पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी, बल्कि क्या है, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी होगी वो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगी। तो हम यहाँ सिस्टम की इंटरनल एनर्जी मान लेते हैं कि स्टेट ए में इनिशियल स्टेट में UI है, फाइनल स्टेट में UF है, तो हम यहाँ कह सकते हैं डेल U इज इक्वल टू, यहाँ जो ये हमने अमाउंट ऑफ हीट और वर्क डन की वैल्यू निकाली, इनका जो सब्सट्रैक्शन होगा वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि डेल U इज इक्वल टू हो जाएगा UI माइनस UF, या इज इक्वल टू यही हो जाएगा Q माइनस W के, ठीक है। यानी हम अलग अलग पाथ में हमने क्या किया, अलग अलग पाथ के माध्यम से हमने Q माइनस W की वैल्यू निकाली। हमने देखा कि हर पाथ के लिए Q माइनस W की वैल्यू यानी Q1 माइनस W1 यानी पहले पाथ के लिए, Q2 माइनस W2 यानी सेकेंड, Q3 माइनस W3 यानी थर्ड, Q4 माइनस W4 यानी फोर्थ पाथ के लिए, यानी चारों पाथों के लिए हमने देखा अलग अलग पाथ के लिए इनकी वैल्यू क्या है, सेम है, यानी कांस्टेंट वैल्यू हमको प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि Q माइनस W का ये जो सब्सट्रैक्शन है ये इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, और यही अमाउंट ऑफ हीट और वर्क डन का जो सब्सट्रैक्शन होगा, जो यही सब्सट्रैक्शन होगा, यानी ये जो Q माइनस W की जो वैल्यू होगी यही चेंज इन इंटरनल एनर्जी कही जाएगी, यही हमारी क्या होगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कही जाएगी। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं डेल U इज इक्वल टू, हम मान लेते हैं इनिशियल स्टेट में यदि इंटरनल एनर्जी हमारी UI हो, फाइनल स्टेट में इंटरनल एनर्जी UF हो, तो डेल्टा U यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा Q माइनस W के, ठीक है। ये समझ में आया, यानी हम कह सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी does not depend upon the path followed by system कह सकते हैं या substance system, but depends upon its initial and final state. So we can say that internal energy is a state function, it is not a path function। यानी इंटरनल एनर्जी क्या है, एक स्टेट फंक्शन, ये पाथ फंक्शन नहीं है। जबकि इनका जो सब्सट्रैक्शन हमने निकाला Q माइनस W, Q भी हमारा पाथ डिपेंडेंट है, W यानी वर्क डन भी हमारा पाथ डिपेंडेंट होता है, लेकिन जो इनका सब्सट्रैक्शन यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी आती है, यानी इंटरनल एनर्जी जो हमारी होती है वो पाथ फंक्शन नहीं होती है, वो क्या है, स्टेट फंक्शन है, यानी केवल स्टेट पे डिपेंड करेगी। अगर सब्सटेंस यानी सिस्टम के स्टेट में चेंजिंग होगी तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, अगर स्टेट में चेंजिंग नहीं होगी तो इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी। यहीं से हम इंटरनल एनर्जी कंसीडर कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ हमने कहा कि इंटरनल एनर्जी क्या है, स्टेट फंक्शन है, स्टेट में चेंजिंग होगी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। यानी यदि सिस्टम हमारा स्टेट ए से स्टेट बी में गया तो यानी यहाँ इंटरनल एनर्जी चेंज हमको यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड होगी। लेकिन यदि सिस्टम हमारा स्टेट ए से स्टेट बी में गया और पुनः स्टेट बी से स्टेट ए में वापस आ गया, यानी इसका इनिशियल स्टेट भी ए है और फाइनल स्टेट भी ए है, यानी स्टेट में अगर चेंजिंग नहीं है यानी इनिशियल फाइनल स्टेट सेम है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमारी क्या होगी, जीरो होगी, यानी इंटरनल एनर्जी में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके स्टेट्स में कोई चेंजिंग नहीं है। जब स्टेट्स में चेंजिंग होगी तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस,
साइक्लिक प्रोसेस क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया कि व्हेन ए सिस्टम मूविंग फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल स्टेट थ्रू ए पाथ एंड रिटर्न्स बैक फ्रॉम इनिशियल टू from a final to initial state through another path, then the process is said to be cyclic process. तब प्रोसेस को हम साइक्लिक प्रोसेस कहेंगे। और इस प्रकार जब सिस्टम हमारा इनिशियल से फाइनल स्टेट में किसी पाथ से जाए और फाइनल से इनिशियल में वापस आ जाए किसी दूसरे पाथ से, तो सिस्टम हमारा यानी साइक्लिक प्रोसेस में कहा जाएगा। और उस सिस्टम के लिए, उस प्रोसेस के लिए जब हम इंटरनल एनर्जी निकालेंगे तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी? स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन है यानी इंटरनल एनर्जी हमारी इनिशियल से फाइनल गई और फाइनल से इनिशियल वापस आ गई, यानी इंटरनल एनर्जी के लिए इनिशियल स्टेट भी हमारा वही पॉइंट होगा जो उसका फाइनल स्टेट होगा, ठीक ना। तो साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमारी क्या होगी? जीरो होगी। ठीक इसी प्रकार से रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए भी आप कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है। रिवर्सिबल प्रोसेस में भी हम कहते हैं कि सिस्टम हमारा इनिशियल से फाइनल स्टेट सेम पाथ से जाए और उसी पाथ से फाइनल से इनिशियल अगर वापस आ जाए तो इंटरनल एनर्जी यानी क्या होगा? पाथ हो, यानी जो पाथ होगा हमारा वो रिवर्सिबल पाथ कहा जाएगा और प्रोसेस हमारा रिवर्सिबल होगा। यानी रिवर्सिबल प्रोसेस में भी इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या होगा? सेम पॉइंट होगा। तो यह क्या है? इंटरनल एनर्जी पॉइंट फंक्शन स्टेट फंक्शन है, तो स्टेट्स में जब कोई चेंजिंग नहीं होगी तो इंटरनल एनर्जी में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। इसलिए फॉर साइक्लिक प्रोसेस हम यहाँ कंसीडर कर सकते हैं कि साइक्लिक प्रोसेस के लिए भी चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल यू की वैल्यू जीरो होगी, ठीक ना। और रिवर्सिबल प्रोसेस में भी, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए भी चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल यू की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। ठीक इस प्रकार से हमने आपको बताया कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमारी साइक्लिक प्रोसेस के लिए और रिवर्सल प्रोसेस के लिए भी जीरो होगी। क्यों? क्योंकि इंटरनल एनर्जी हमारा क्या है? एक स्टेट फंक्शन है। तो इस फॉर्म के आधार पे डेल यू इक्वल टू जो हमने यू आई माइनस यू एफ कंसिडर किया है या क्यू माइनस डब्ल्यू लिया है, अगर हम चेंज इन हीट को इनफाइनाइटली स्मॉल कंसीडर करें, बहुत ही स्मॉल अगर कंसीडर करें, तो हम यहाँ कह सकते हैं, अगर बहुत ही लो कंसीडर करें तो हम यहाँ डी यू को ले सकते हैं, डेल यू को ले सकते हैं, स्मॉल चेंज के लिए डी यू मान सकते हैं, क्यू को स्मॉल चेंज के लिए डी क्यू मान सकते हैं और डब्ल्यू को स्मॉल चेंज के लिए डी डब्ल्यू मान सकते हैं। इस प्रकार से डी यू इक्वल टू हम डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू भी लिख सकते हैं। यही हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी कहा जाता है, ठीक है। इस प्रकार से चेंज इन इंटरनल एनर्जी कुछ प्रोसेस के लिए और भी हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। आज के लिए, आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, और जो भी चीज़ें इसमें आपको हमने डिस्कस की हैं वो आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बहुत ही इजी वे में हमने आपको समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंटरनल एनर्जी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स और हैं उसको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।